देखो ये जो सीईटी इंग्लिश हम पढ़ेंगे इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, वोकैब, वर्बल एबिलिटी, ये सारी चीजें आएंगी जो लेटेस्ट सीईटी एनटीए पैटर्न पे है। इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं, मॉक टेस्ट है, ये सारा देंगे। इसमें एक टर्म है कि सक्सेस इन सीईटी इंग्लिश इज नॉट अबाउट मेमोराइजिंग रूल्स, इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज। तो मोस्ट ऑफ द टाइम लोग क्या सोचते हैं कि ग्रामर पढ़ लो इंग्लिश आ जाएगी। ये होता है ना कि कुछ भी कभी भी लैंग्वेज सीखना हो, इंग्लिश सीखना हो, तो हम क्या करते हैं, सीधा ग्रामर उठाते हैं। ठीक है, रेन एंड मार्टिन उठा लिया, ठीक है, या फिर कोई भी ग्रामर का बुक उठा लिया और उसको पढ़ने लगते हैं। मैक्सिमम टाइम क्या होता है देखोगे कि इसको 2 से 3 दिन पढ़ोगे और उसके बाद से फिर इसको पढ़ने का मन नहीं करेगा। ठीक है, अब पढ़ते जाओगे भूलते जाओगे, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, रूल्स हैं। ठीक, जैसे हिंदी है, हिंदी अगर तुम्हें बोला जाए कि लिखो और बोलो, ठीक है, तो इसके लिए तुम्हें व्याकरण पढ़ी है, इसके लिए व्याकरण की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, हम बिना व्याकरण जाने हम हिंदी बहुत अच्छे से बोलते हैं, बहुत स्पष्ट बोलते हैं और बहुत स्पष्ट लिखते भी हैं। ठीक है, सिमिलरली ग्रामर में भी होता है। बहुत सारे लोग तुम्हें ऐसे मिलेंगे जिनको बिल्कुल ग्रामर नहीं आता होगा, उनसे पूछो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कोई रूल बताएं, ठीक है, उन्हें नहीं आता होगा, बट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो ट्रांसलेशन होगा वो बहुत अच्छे कर देंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बहुत सारे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, जैसे एसएससी हुआ, ठीक है, या फिर कोई भी एग्जाम हुआ, तो उनकी ग्रामर बहुत अच्छी हो जाती है, ठीक है, रूल्स बहुत अच्छे से हो जाते हैं, बट उनसे बोलो कि 10 लाइन इंग्लिश में कंटिन्यूअसली बोलो बिना सोचे, तो वो नहीं बोल पाते हैं। ठीक है, तो ग्रामर हैज नथिंग टू डू विथ योर इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, ग्रामर का छोटा सा रोल है, ग्रामर का रोल बस इतना होता है कि वो हमें एक बेस दे देता है। ठीक है, क्योंकि हिंदी हमने शुरू से बोली है, सुनी है, देखी है, जिया है इंग्लिश को, हिंदी को, तो इसलिए हमें बहुत अच्छे से आ जाती है। लेकिन अब हमें आउट ऑफ नथिंग एक बेसिक लैंग्वेज अगर हमें एक सीखना हो, तो उसके लिए हमें हमारे पास एक बेस होना जरूरी है। ठीक है, तो ग्रामर को हमें उसी बेस की तरह लेना है। ठीक, कि बेस बस समझ जाए, पूरा ग्रामर में नहीं घुसना है एकदम कि हर चीज रूल बाय रूल, वर्ड बाय वर्ड एकदम याद करके रखें। हमें ग्रामर एक बेस की तरह लेना है कि एक बेस की तरह हम समझ जाएं, उसके बेसिस में हम अपनी इंग्लिश लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग करेंगे। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज रूल्स का नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज क्या है कि हमारे अंडरस्टैंडिंग का है, हमारे इंट्यूशन का है। ठीक है, कई बार देखना ना, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि हम इंट्यूशन बेस्ड करते हैं। जैसे हम जब कोई सेंटेंस पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि नहीं ये सही होगा, हमें रूल पता नहीं होता, फिर भी हमें लगता है कि यहाँ पे हैव नहीं, यहाँ पे हैज आना चाहिए। ठीक है, तो ये किस बेसिस पे करते हैं हम, इंट्यूशन बेसिस पे करते हैं। ठीक है, तो यही इंट्यूशन हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अब इसमें लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे, तो अभी जो हम फर्स्ट ये पढ़ेंगे, इसके बाद से 4 सीयूईटी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, ठीक है, उनमें ये जो पैसेज पढ़ेंगे उसमें कैसे स्किमिंग किया जाता है, स्कैनिंग किया जाता है, एलिमिनेशन टेक्निक्स क्या होते हैं। इसके अलावा जो 8 क्वेश्चन टाइप्स अलग अलग फैक्चुअल पैसेजेस में पूछे जाते हैं ये पढ़ेंगे। फिर 25 फुली एक्सप्लेन सीवीटी पैटर्न एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, और जो सबसे टॉप कॉमन मिस्टेक्स होते हैं वो कैसे अवॉइड करते हैं, और एक ऐसे ही रिपीटेबल और टाइम स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे जिससे कि ये एटलीस्ट कॉम्प्रिहेंशन का जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं, जिसको हम पैसेज भी बोलते हैं, अनसीन पैसेज, ये हमारे अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 10 में से 10 के 10 सही हो। ठीक है, एक भी गलत ना हो, क्योंकि पैसेज एक ऐसा चीज है जहाँ पे हम 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं। तो इसी को पढ़ने के लिए इसको यूज कैसे करना है, तो सबसे पहले हम कंसेप्ट सीखेंगे, फिर एग्जांपल्स के साथ समझेंगे, फिर उसके एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे, फिर रिवाइज करेंगे, उसके बाद से हम उस पर मास्टरी करेंगे। ठीक है, अब इसमें सीयूईटी स्ट्रेटेजी क्या है, कि सीयूईटी क्या रिवॉर्ड करता है, तो पहला स्पीड विथ एक्यूरेसी। हो सकता है अगर 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो 10 में से तुम्हें 10 आते हो एक बच्चे को, और एक और बच्चे को 10 में से 10 आते हो। ठीक, बस इसको लगता हो 10 मिनट ये 10 क्वेश्चन करने में, और तुम्हें लगते हो आधे घंटे 30 मिनट्स, तो फिर तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि वहां पे टाइम लिमिट होता है। ठीक है, तो एक्यूरेसी तो चाहिए ही चाहिए, साथ में हमें स्पीड भी चाहिए।
पैसेज बेस्ड एविडेंस होना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे पूछेगा ना कि तुम्हें एक पैसेज लिख करके दे देगा और यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछेगा जो कि जनरली सही होता है, ठीक है, मतलब पैसेज में हो या ना हो वो 100% बात सही है, ठीक है, उसका एक ऑप्शन दिया है जो कि 100% सही है, बट वो ऑप्शन पैसेज में नहीं है, ऑप्शन में पैसेज में बी वाला ऑप्शन है। तो वहां पे तुम्हें कितना भी लगे कि ये सही है, ये नहीं सही है, वहां पे यही सही है, जो पैसेज में लिखा है वही सही है, चाहे पूरी दुनिया उसको गलत कहे, पैसेज में अगर लिख दिया है वो तो वो बात सही मानी जाएगी वहां पे। तो यही है कि पैसेज बेस्ड एविडेंस होना चाहिए तुम्हारे पास कि जो भी क्वेश्चन के आंसर्स दो वो इसी पैसेज से दोगे, इस पैसेज के बाहर तुम्हारी कोई दुनिया एग्जिस्ट नहीं करती उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, ठीक है। एलिमिनेशन टेक्निक कि कैसे अगर 4 ऑप्शन दिए हैं तो हमें नहीं भी आता तो कैसे हम 1 को 2 को 3 को एलिमिनेट करके सही निकाल सकते हैं। और टाइम डिसिप्लिन की हर क्वेश्चन के लिए हमें एग्जैक्टली कितना टाइम देना है। क्या यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग कैसे करते हैं, तो गेस वर्क अगर हम कर ले बिना एलिमिनेशन के कि 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें से जय माता दी करके ए पे मार दिया, ठीक है, तो वैसा नहीं करना, पहले एलिमिनेशन टेक्निक लगाना है, ठीक। दूसरा, आउटसाइड नॉलेज यूज नहीं करना, इस पैसेज के बाहर कुछ भी हो, सही हो गलत हो, वो यूज नहीं करना। सिंपल फैक्ट क्वेश्चन को ओवरथिंक करना, कि बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर्स ऐसे होते हैं ना कि सिंपल फैक्चुअल बेस्ड होते हैं, पहले ही लाइन में तुम्हें दिख रहा है उसका आंसर, फिर भी तुम वहां पे सोचो कि नहीं ट्रिक होगा, कोई पहला क्वेश्चन तो सही नहीं हो सकता, तो ऐसा नहीं करना। और एक ही क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा टाइम देना, तो ये भी नहीं करना है। अब आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 4 टाइप के होते हैं, एक होता है फैक्चुअल, एक होता है नैरेटिव, एक होता है लिटरेरी और एक होता है पोएट्री। ये 4 टाइप के पूछे जाते हैं। लेमैन टर्म में समझो, फैक्चुअल यानी कि फैक्ट्स बताए जाते हैं यहाँ पे पैसेज में, नैरेटिव यानी कि कोई मूवी की स्टोरी बताई जा रही हो, कहानी, लिटरेरी का मतलब फिलोसॉफिकल थिंकिंग और पोएट्री का मतलब जिसमें स्टैंजा होते हैं, ठीक है। तो ये 4 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ पे। अब इसमें सबसे पहले हम पहला पढ़ेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का फैक्चुअल बेस्ड, ठीक है। उससे पहले ये जो 4 टाइप के पैसेजेस हैं उनका ओवरव्यू लेते हैं। तो फैक्चुअल में क्या होता है, तो फैक्चुअल में होता है रिपोर्ट्स होते हैं, सर्वेज होते हैं, डेटा ड्रिवन राइटिंग होती है जो कि वेरीफाइड इंफॉर्मेशन पे बेस्ड होता है, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई पोल्यूशन पे कोई पैसेज लिखा गया, तो पोल्यूशन पे वो बताएगा कि इंडिया के 10 शहर जो है मोस्ट पोल्यूटेड है, ठीक है। तो ये जो इन्फो लिखा जाएगा वो वेरीफाइड होगा, ऐसा नहीं है रैंडमली लिख दिया, उसको वेरीफाई करके तब लिखा जाएगा। जो नैरेटिव होते हैं वो क्या होते हैं, तो नैरेटिव में स्टोरीज होती हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं जो कि एक इमोशनल एक्सपीरियंस देते हैं हमें, ठीक है। जैसे मूवीज को समझ लो नैरेटिव तुम, ठीक है। तो मूवीज में क्या होता है, स्टोरीज, कैरेक्टर्स, इवेंट्स और हमें एक इमोशनल एक्सपीरियंस देते हैं, सेम वैसे नैरेटिव करता है। लिटरेरी क्या करता है, तो ये एसेज और रिफ्लेक्शंस होते हैं दैट एक्सप्लोर आइडियाज, मीनिंग एंड फिलोसफी, ठीक है, इन सब चीजों पे ध्यान देते हैं। और पोएट्री क्या होता है, तो ये इमेजरी होता है, रिदम होता है और सिंबोलिज्म होता है जो कि एक वर्स में कंडेंस कर दिया जाता है, मतलब कि एक स्टांजा में ये इमेजिनेशन होता है, रिदम होता है, ये सब चीजें एक जगह दे दी जाती हैं। फिर अगर हम इनको कंपैरिजन करें तो फैक्चुअल का काम क्या होता है, तो इसका काम होता है टू इन्फॉर्म, रिपोर्ट एंड प्रेजेंट रियल वर्ल्ड फैक्ट्स ऑब्जेक्टिवली। फैक्चुअल पैसेज क्या करता है, तो हमें ये इन्फॉर्म करता है, ठीक है, जो भी रियल वर्ल्ड इवेंट्स हैं, जो भी रियल वर्ल्ड फैक्ट्स हैं उनको हमारे सामने प्रेजेंट करना है। नैरेटिव क्या करता है, तो ये हमें स्टोरी बताता है, एक इमोशनल एक्सपीरियंस क्रिएट करता है हमारे लिए। लिटरेरी क्या करता है, तो ये डीप आइडियाज को एक्सप्रेस करेगा, लाइफ पे रिफ्लेक्ट करेगा और मीनिंग्स इसके अलग अलग एक्सप्रेस करेगा। पोएट्री क्या करेगा, तो ये फीलिंग्स को, इमेजेस को, ब्यूटी को अपने रिदमिक लैंग्वेज से बताएगा लोगों को। तो ये चारों के अलग अलग अपने काम है। फिर आता है अगर हम राइटिंग स्टाइल कंपैरिजन करें कि कौन कैसा लिखता है, तो फैक्चुअल में फॉर्मल राइटिंग होती है, ऑब्जेक्टिव होता है, प्रिसाइज होता है और इम्पर्सनल होता है, मतलब टू द पॉइंट लिखते हैं, ठीक है, कि 10 शहर ये हैं, इस बेसिस पे ये पोल्यूटेड हैं, ठीक है। नैरेटिव में क्या होता है कि ये डिस्क्रिप्टिव होता है, ये किसी भी चीज को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। एक अगर कोई भी सिनेरियो चल रहा है बैकग्राउंड में तो उसको डिस्क्राइब करेगा, कि जैसे मूवीज में नरेशन कैसे लिखा जाता है कि हीरो पहले पीछे से आता है, ठीक है,
फिर वहां पे ये होता है, तो ऐसे नरेशंस लिखे जाते हैं। इमोशनल होता है और स्टोरी ड्रिवन होता है, और यहाँ पे पर्सनल होता है। लिटरेरी में क्या होता है, तो ये रिफ्लेक्टिव होता है, मतलब ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। रिफ्लेक्ट का मतलब कि कोई चीज को दिखा रहा है, एक तरीके से आईना दिखा रहा है कि ये चीजें ऐसे ऐसे होती हैं। एनालिटिकल होता है, फिलोसॉफिकल होता है और एसे लाइक होता है। पोएट्री क्या होती है, तो ये कंडेंस्ड होता है। कंडेंस्ड का मतलब बहुत सारी चीजों को छोटा करके एक रिदम में चार लाइन में लिख दिया। ठीक है। फिर रिदमिक होता है, सिंबॉलिक होता है, फिगरेटिव होता है और म्यूजिकल होता है ये। फिर अगर हम इन चारों को कंपेयर करें तो फैक्चुअल क्या करता है, तो ये सबसे पहले प्रॉब्लम दिखाएगा कि पोल्यूशन है, फिर उसका डेटा देगा, फिर उसकी फाइंडिंग्स निकालेगा और फिर उसके लास्ट में कंक्लूजन निकाल देगा। ठीक है। नैरेटिव क्या करता है, तो नैरेटिव में सबसे पहले एक बिगिनिंग होती है, फिर उस बिगिनिंग के बाद कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, दिक्कतें आती हैं, फिर क्लाइमेक्स आता है और फिर उसका एक रिजोल्यूशन निकलता है, उसका एक समाधान निकलता है। लिटरेरी में क्या होता है कि पहले इंट्रो होता है, फिर आर्ग्यूमेंट होता है, फिर रिफ्लेक्शन होता है और फिर कंक्लूजन होता है। ठीक। पोएट्री में क्या होता है, तो पहले फर्स्ट स्टांजा, फिर सेकंड स्टांजा, फिर थर्ड एंड सो ऑन। ठीक है। जितने भी स्टांजास देना होता है। एक स्टांजा का मतलब क्या होता है, चार लाइन जो एक पोएट्री में एक रिदम में लिखी रहती है ना, उसी को हम एक स्टांजा बोलते हैं। ठीक है। तो चार लाइन की एक स्टांजा होती है। कंपैरिजन में टोन कंपैरिजन अगर हम देखें कि किसका कैसा टोन है, ठीक है, ये सारी चीजें अभी क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं, इसीलिए एक एक अलग अलग पढ़ रहे हैं। तो टोन क्या होता है कि फैक्चुअल में न्यूट्रल टोन होता है। न्यूट्रल का मतलब ये किसी की साइड नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे जो फैक्ट है वो एज इट इज रखी जा रही है, वो एज इट इज बताई जा रही है। और ऑब्जेक्टिव होता है, इनका बताने का एक रीजन होता है कि हम इसलिए बता रहे हैं कि इससे ये चीजें ठीक की जाए। इंफॉर्मेटिव होता है और कभी कभी कॉशनरी भी होता है। ठीक है, कि लोगों को कॉशन दिया जाता है कि ऐसा करो ऐसा नहीं करो। नैरेटिव में क्या होता है, तो ये अलग अलग वेरी करता है, ये स्टोरी के अराउंड वेरी करेगा। कि बहुत सारी स्टोरीज होती हैं जिसमें होप दिखाता है, बहुत सारी स्टोरीज होती हैं जो टेंस होती हैं, कुछ सैड होती हैं, कुछ वार्म होती हैं, कुछ आयरोनिक होती हैं। तो ये स्टोरी के अकॉर्डिंग बनेगा। ठीक है। जैसे कुछ कॉमेडी मूवीज होती हैं, कुछ बहुत ही थ्रिलर मूवीज होती हैं, कुछ साईफाई मूवीज होती हैं, तो ये उनके अकॉर्डिंग मैच करेगा। लिटरेरी में क्या होता है, तो ये रिफ्लेक्टिव टोन होता है, फिलोसॉफिकल होता है और कभी कभी आयरोनिक या फिर क्रिटिकल भी होता है। पोएट्री में लिरिकल होता है, लिरिक्स होते हैं, मेलंकोलिक होता है, सेलिब्रेटरी होता है और एलिगैइक होता है और हाईली वेरिड करता है। मतलब ये भी अलग अलग पोएट्री के हिसाब से, जैसी पोएट्री होगी उस हिसाब से आएगा। अब इसमें आता है आइडेंटिफिकेशन ट्रिक, कि अगर कोई पैसेज हमें दे दिया तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये चारों में से कौन सा है। तो देखो, किसी भी पैसेज में अगर नंबर्स दिए हैं, परसेंटेज दिया है, लिखा है अकॉर्डिंग टू, सर्वे, स्टडी, फाइंडिंग, तो इससे समझ लो कि ये फैक्चुअल पैसेज है। ठीक है। डेटा दिया हो तो, अगर किसी स्टोरी में किसी पैसेज में नेम ऑफ पीपल दिए हो, डायलॉग दिया हो, एक्शन वर्ब्स दिए हो, पास्ट टेंस दिया हो स्टोरी टेलिंग का और इमोशनल वर्ड्स हो, तो समझो कि वो नैरेटिव है। ठीक है। अगर किसी में लॉन्ग रिफ्लेक्टिव सेंटेंसेस दिए हो, जैसे बोले आई बिलीव, वन मस्ट, फिलोसॉफिकल वोकेबुलरी हो, कोई स्टोरी नहीं हो, तो समझ लो कि वो लिटरेरी है। और पोएट्री सबसे आसान है, शॉर्ट लाइंस हो, स्टांजा हो, लाइन ब्रेक्स हो, राइम हो, या फिर आर्काइक हो, या फिर फ्री वर्स स्टाइल हो, तो वो पोएट्री है। ठीक है। इसके बाद हमारा आता है कुछ एग्जांपल्स। ठीक। जैसे इन चारों में फैक्चुअल का क्या होगा, जैसे एक नीति आयोग का रिपोर्ट है ऑन इंडियाज वाटर क्राइसिस। ठीक है, तो ये नीति आयोग का रिपोर्ट है, तो ये क्या है, फैक्चुअल है। ठीक है, एक सर्वे है, एक फैक्चुअल है। एक डब्ल्यूएचओ का सर्वे है ऑन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, तो ये भी क्या है, फैक्चुअल है। नैरेटिव क्या होगा, अ स्टोरी ऑफ अ बॉय ओवरकमिंग पॉवर्टी, एक बच्चा जो कि गरीबी से निकल के बाहर आया, उसकी कहानी। ठीक है, तो ये नैरेटिव है। एक गांव का फेस्टिवल जो कि मेमोरीज के थ्रू बताया जा रहा है, ये स्टोरी है। फिर लिटरेरी क्या हुआ, अ टैगोर एसे ऑन फ्रीडम। ठीक है, फ्रीडम पे टैगोर का कोई एसे हो, तो वो क्या है, लिटरेरी है। मॉडर्न एजुकेशन पे कोई क्रिटिकल चीज लिखी जाए, ठीक है, कि मॉडर्न एजुकेशन कैसा है, कैसा होना चाहिए, तो वो क्या है, लिटरेरी है। क्यों, क्योंकि ये रिफ्लेक्टिव है, ये हमारी सोसाइटी को रिफ्लेक्ट कर रहा है, हमारे एजुकेशन सिस्टम को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा है, कैसा होना चाहिए। पोएट्री क्या है, तो जैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पोएट्री है बहुत फेमस, द रोड नॉट टेकन। ठीक है, ये हो गया। या फिर अ वर्स बाय मॉडर्न पोएट, तो किसी भी पोएट का वर्स दिया हो तो वो पोएट्री हो जाएगी।
फिर आता है डिफिकल्टी लेवल कंपैरिजन। तो सबसे आसान इसमें से होता है फैक्चुअल, बहुत आसान होता है, फैक्ट्स दिए होंगे, फैक्ट्स के बेसिस पे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, नैरेटिव भी थोड़ा सा मीडियम ही होता है, लिटरेरी थोड़ा सा मीडियम हार्ड होता है, और सबसे हार्ड होता है पोएट्री से निकालना, पोएट्री के क्वेश्चंस करना। क्यों? क्योंकि जो पोएट्री होता है ना, उसमें मीनिंग्स बहुत तरह के होते हैं, एक ही पोएट्री के हर आदमी के लिए अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं। ठीक है, तो पोएट्री का एक पर्टिकुलर वर्ड के अकॉर्डिंग मीनिंग नहीं होता कभी भी, पोएट्री में वर्ड लिखा होगा कुछ और लेकिन उसका मीनिंग होगा कुछ और। इसलिए इसके क्वेश्चंस का आंसर निकालना थोड़ा सा हार्ड होता है बाकी सबके कंपैरिजन में। सबसे आसान होता है फैक्चुअल, और फिर हमारा ये नैरेटिव। ठीक है, अब यहाँ पे आता है, अगर इन सबको हम वन शॉट रिवीजन करें, तो फैक्चुअल का पर्पस है इंफॉर्मेशन, इन्फॉर्म करना, इसका स्टाइल है ऑब्जेक्टिव, और इसका क्लू क्या है, नंबर्स या परसेंटेज, ऐसे कुछ भी देख लो। नैरेटिव का पर्पस है इमोशन, इसका स्टाइल होता है पर्सनल, और इसका क्लू क्या है, डायलॉग वगैरह। लिटरेरी का पर्पस है रिफ्लेक्ट करना, स्टाइल इसका होता है फिलोसॉफिकल, और क्लू है कि ऐसे कोई वर्ड मिले कि आई बिलीव, मुझे लगता है ऐसे, तो वो लिटरेरी। पोएट्री का पर्पस क्या है, एक्सप्रेस करना, स्टाइल इसका रिदमिक होता है, और इसका क्लू है कि लाइन ब्रेक्स हो, तो अपने आप समझ जाओ कि वो पोएट्री है। ठीक है, तो यहाँ पे मेमोरी ट्रिक्स, फैक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर्स, नैरेटिव नाइस स्टोरी, लिटरेरी लाइफ बिग आइडियाज, और पोएट्री प्रिटी एंड रिदमिक। ऐसे याद करके रख सकते हो मेमोरी ट्रिक अगर चाहो तो। ठीक है, अब आता है फैक्चुअल एग्जांपल, कि जैसे फैक्चुअल और नैरेटिव में अगर हम सेम चीज का कंपैरिजन करें, तो एक एग्जांपल दिया, अ नेशनल हेल्थ सर्वे रिपोर्टिंग द परसेंटेज ऑफ स्टंटेड चिल्ड्रन बेस्ड ऑन डेटा अक्रॉस स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट में जो भी स्टंटेड चिल्ड्रन हैं उनका नेशनल हेल्थ सर्वे रिपोर्ट आया है, तो ये एक फैक्चुअल एग्जांपल हो गया। इसी चीज को अगर हम लिखें कि अ चाइल्ड्स पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ हंगर टोल्ड थ्रू फीलिंग एंड मेमोरी रेदर देन नंबर्स, यहाँ पे भी बच्चा भूखा है, यहाँ पे भी बच्चे भूखे हैं, दोनों कहानी लगभग सेम है, दोनों के बताने का तरीका अलग है, सेम टॉपिक है, अलग अलग लेंसेज हैं। एक लेंस हम देख रहे हैं फैक्चुअल डेटा के हिसाब से, ठीक है, और एक जगह हमने लेंस बदल के उसी को कहानी में कन्वर्ट कर दिया, तो हैं दोनों के दोनों सेम चीजें, बट अलग अलग लेंसेज से दिख रहे हैं। तो फैक्चुअल पैसेज हमें उसी सेम फैक्ट का डेटा देता है कि प्रॉब्लम क्या क्या चीजें हैं, और नैरेटिव पैसेज उसी चीज का हमें एक ह्यूमन एक्सपीरियंस दिखाता है सेम प्रॉब्लम का, कि वहां पे क्या हो रहा है। कि यहाँ पे नेशनल हेल्थ सर्वे ने बस डेटा रिपोर्ट कर दिया कि इतने बच्चे हंगर में रह रहे हैं, ठीक है, अलग अलग स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स में, और यहाँ पे वही चीज बताया जा रहा है कि इतने बच्चे, कोई बच्चा है वो जब हंगर में रहता है तो उसके साथ क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे होती हैं, कैसे वो अपने दिन गुजारता है, कैसे रात को सोता है भूखे पेट। तो ये इमोशनल साइड है, ठीक है, ये नैरेटिव साइड है, और उसी का ये फैक्चुअल साइड है। ठीक, इसका एक बेसिक एग्जांपल ऐसे समझ लो, अगर मान लो कि तुम्हें, अभी मैंने मान लो जैसे सिंपली बोल दिया कि असम में बाढ़ वगैरह आया है, 1.5-2 लाख डिस्प्लेस हुए हैं लोग, और 100-200 लोग मरे भी हैं, तो ये बेसिक चीज तुम्हें लगेगी, क्योंकि मैंने क्या बताया, डेटा, ये फैक्ट है, फैक्चुअल है। लेकिन इसी की जगह पे तुम्हें दूसरे तरीके से बताया जाए, तुम्हें एक्चुअल में वीडियोस दिखाए जाए, तुम्हें कहानी बताई जाए कि ये लोग ऐसे रह रहे थे, बहुत खुशी से रह रहे थे, एक गांव था, वहां पे बहुत अच्छे से लोग रह रहे थे, फिर रातों रात बाढ़ आया, पानी आई, सब लोग बहुत टाइम तक छत पे रहे, फिर 10 दिन तक पहले भूखे भूखे रहे, फिर पानी और बढ़ा, कुछ लोगों का घर टूटा, कुछ लोग मरे वहीं पे। तो ये तुम धीरे धीरे कनेक्ट होते जाओगे, ठीक है, धीरे धीरे तुम इमोशनल होते जाओगे, तो वो नरेशन में चला गया। ठीक, फिर अगर हम नैरेटिव का लिटरेरी से करें, जैसे मान लो कि नरेशन में बता रहा है एक की स्टोरी कि स्टूडेंट्स फाइनल वॉक टू स्कूल बिफोर इट क्लोजेस टोल्ड थ्रू कंक्रीट मेमोरीज एंड एक्शंस, कि एक बच्चे का स्कूल अब बंद हो रहा है, तो अब वो आखिरी बार, या फिर उसका हो सकता है 12th का आखिरी दिन हो, तो वो आखिरी बार अपने स्कूल की तरफ जा रहा है, स्कूल तक वॉक करते हुए जा रहा है, तो उसी की कहानी बताई गई। तो ये नरेशन हो गया कि कैसे कैसे गया, क्या क्या किया। लिटरेरी में अ रिफ्लेक्शन ऑन हाउ मेमोरी इटसेल्फ वर्क्स कंपेयर टू अ पेंटिंग रेदर देन अ फोटोग्राफ, ठीक है, या फिर इसी चीज को यहाँ पे बताया जाए, तो ये हमारा लिटरेरी एग्जांपल हो गया कि मेमोरी अपने आप में कैसे काम करती है। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, मेमोरी, यहाँ पे डज द पैसेज हैव कैरेक्टर डूइंग समथिंग, कि क्या इस पैसेज में कैरेक्टर कुछ कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या इस पैसेज में कैरेक्टर कुछ कर रहा है, तो कर रहा है। क्या माइंड
कुछ सोच रहा है अबाउट समथिंग, ठीक है। तो नैरेटिव में स्टोरी होती है विद इवेंट्स, लिटरेरी में आइडियाज और रिफ्लेक्शंस होते हैं जो कि विदाउट कैरेक्टर या इवेंट्स के होते हैं। फिर अगर लिटरेरी और पोएट्री में कंपैरिजन किया जाए तो जैसे रिच फिगरेटिव प्रोज अबाउट साइलेंस एंड रिटन इन कंटिन्यूअस फ्लोइंग सेंटेंसेस, कि हम साइलेंस के बारे में यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि साइलेंस, जैसे बोलते हैं ना कि एक ऐसे लिख दो कि साइलेंस क्यों जरूरी है, कभी कभी मौन क्यों रहना चाहिए, कभी कभी सिर्फ सुनना चाहिए, फिर कभी कभी कुछ नहीं करके चुपचाप बैठे रहना चाहिए। तो उसका अगर हम इंपॉर्टेंस समझाएं तो वो लिटरेरी है। ठीक, सेम आइडिया ऑफ साइलेंस ब्रोकन इनटू शॉर्ट लाइंस एंड स्टैंजास, ठीक है। उसी चीज को अगर हम स्टैंजा में रिदम में बताएं तो वो क्या हो जाएगा, पोएट्री हो जाएगा। तो दोनों के दोनों रिच फिगरेटिव लैंग्वेज यूज करते हैं, डिफरेंस है उनका फॉर्म। लिटरेरी में कंटिन्यूअस सेंटेंसेस चलते हैं, कंटिन्यूअस पैराग्राफ्स होते हैं, और पोएट्री में लाइन ब्रेक्स आते हैं, स्टैंजा आता है, रिदम आता है। तो ये सब चीजें आती हैं तो वही चीज पोएट्री बन जाती है। फिर फैक्चुअल और लिटरेरी को अगर हम कंपैरिजन करें तो जैसे फैक्चुअल क्या है कि जीडीपी ग्रोथ डेटा विद सेक्टर वाइज परसेंटेज ब्रेकडाउन, कि जैसे हमारा अगर जीडीपी हम बोलते हैं कि मान लो कि 1 लाख करोड़ आया है, ठीक है। तो इसमें अलग अलग सेक्टर का, मान लो प्राइमरी सेक्टर का इतना हो, सेकेंडरी सेक्टर का इतना हो, और टर्सरी सेक्टर का इतना हो, तो ये हम अलग अलग ब्रेक डाउन करके फैक्चुअल डेटा बता दिए। लेकिन लिटरेरी क्या होगा, रिफ्लेक्शन ऑन व्हाट इकोनॉमिक ग्रोथ मींस टू अ नेशन बियॉन्ड द नंबर्स, कि इन नंबर्स, जैसे यहाँ पे तो हमने बता दिया कि इसने 30% किया, इसने 40% यहाँ से आया, फिर यहाँ से 30% आया, तो ये हमने नंबर्स में बता दिया। लेकिन यहाँ पे उसी चीज को बता रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ का एक्चुअल मतलब क्या होता है एक देश के लिए, सिर्फ नंबर्स नहीं होता, नंबर्स के आगे भी चीजें होती हैं, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे स्टेटमेंट दे दिया, और यहाँ पे उसी चीज को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करके बता रहा है कि सिर्फ नंबर्स नहीं होते, उसके बियॉन्ड भी कुछ होता है। जैसे बियॉन्ड क्या होता है कि लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट हो पा रहा है कि नहीं, लोगों तक वो रिसोर्सेज पहुंच रहे हैं कि नहीं। हो सकता है यहाँ पे 1 लाख करोड़ जीडीपी आया, तो इसमें से 1 लाख करोड़ में से लगभग 99,000 करोड़ सिर्फ 2 ही लोगों के पास गया, बाकी पूरा देश 1,000 करोड़ में काम चला रहा है। तो ऐसा नहीं होता, तो वो चीज यहाँ पे लिटरेरी में बता रहा है, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि फैक्चुअल पैसेज हमें वेरीफाइड डेटा दे रहा है बिना पर्सनल ओपिनियन के, जबकि लिटरेरी पैसेज एक ओपिनियन प्रेजेंट कर रहा है, कि ओपिनियन और रिफ्लेक्शन दे रहा है कि ओपिनियन में क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इसके अलावा भी चीजें होती हैं, ठीक है। तो अब देखो सीयूईटी में अभी तक जो भी पढ़े ये पैसेज टाइप, कि पैसेज का नाम क्या है, फैक्चुअल है कि लिटरेरी है कि पोएट्री है कि नैरेटिव है, ये बहुत रेयर, मतलब 0.001% चांस है कि पूछ देगा कि कैसा पोएट्री, कैसा ये फैक्चुअल है या लिटरेरी है, ये कभी नहीं पूछता, ठीक है। फिर इसको पढ़ा क्यों, इसको अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं तो आइडेंटिफाई करके अगर हमने इसका क्या टोन है, क्या स्ट्रक्चर है, और क्या इसका आंसर स्टाइल एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तो उसके बेसिस पे हमें एडवांटेज मिल जाता है बस, कि जैसे ही हमने एक बार अपना पैसेज समझ लिया कि पैसेज इन चारों में से कौन सा है, फिर उसको आंसर करना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। क्योंकि चारों के अलग अलग डिमांड होंगे, चारों के अलग अलग अपने स्टाइल होंगे, चारों के अलग अलग एक्सपेक्टेशंस होंगे, ठीक है। ये जो पूरा का पूरा पैसेज है, ये 95% लोगों को सबसे इजी लगता है, कि पैसेज सबसे आसान है, इसको बिना पढ़े हम आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। बट मैक्सिमम लोगों की जो गलती भी होती है पूरे के पूरे इंग्लिश में, वो यही पैसेज में होती है। ज्यादातर तुमको ऑप्शंस पढ़ के ही लगेगा कि यार ये पैसेज तो बहुत आसान है, इसका क्वेश्चन भी आसान पूछा है, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम लोग यहीं पे आके गलत कर जाते हैं, कि वहां पे डिमांड नहीं समझ पाते हैं कि क्वेश्चन एक्चुअली में पूछ क्या रहा है, डिमांड क्या कर रहा है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हारा यहाँ पे पैसेजेस, क्योंकि सीयूईटी में जो पैसेजेस देते हैं ना, पैसेजेस के साथ क्वेश्चंस देते हैं, क्वेश्चंस के साथ ऑप्शंस होते हैं, वो जो 4 ऑप्शंस होंगे ना, वो इतने मिलते जुलते होंगे कि तुम वहां पे समझ ही नहीं पाओगे कि नहीं नहीं ये नहीं, ये भी हो सकता है आंसर, ठीक है। तुम्हें लगेगा कि नहीं, जो तुमने सोच लिया एक बार में वही तुम्हारा आंसर है। तो अब यहाँ पे फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, सबसे फर्स्ट चैप्टर हमारा फैक्चुअल पैसेज, ठीक है। फैक्चुअल पैसेज में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो एक तो इसकी एनाटॉमी पढ़ेंगे, एनाटॉमी का मतलब पूरा हम ब्रेक करेंगे कि एक फैक्चुअल पैसेज के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं और कैसे कैसे उसको हम देखते हैं। दूसरा उसका रीडिंग स्किल क्या है, कैसे हम उस फैक्चुअल पैसेज को पढ़ें।
उसके क्वेश्चन के टाइप्स क्या होते हैं, एडवांस स्ट्रेटेजी क्या है, कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे और फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखो कितने तरह के फैक्चुअल पैसेज होते हैं। तो एक कुछ होते हैं रिपोर्ट्स एंड सर्वेज, ठीक है, कुछ होता है गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, कुछ होते हैं डेटा बेस्ड पैसेज, कुछ होते हैं रिसर्च स्टडीज, कुछ होते हैं साइंटिफिक एंड एजुकेशनल रिपोर्ट्स, कुछ न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, बिजनेस एंड इकोनॉमिक रिपोर्ट्स। ये सारे के सारे अलग अलग तरह के पैसेज फैक्चुअल पैसेजेस हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एनाटॉमी क्या होता है किसी भी फैक्चुअल पैसेज का। तो जैसे एनाटॉमी का मतलब क्या होता है कि उसका हम एक एक पार्ट ब्रेक करके, जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी का एनाटॉमी मतलब हम अपने पूरे बॉडी को, हेड हमारा, नोज हमारा, हमारा नेक हो गया, हमारा चेस्ट हो गया, हमारा अपर बॉडी, लोअर बॉडी, इन सबको हम अलग अलग ब्रेक करके पढ़ रहे हैं। सेम हम फैक्चुअल पैसेज का अगर हम ब्रेक डाउन करें तो पहला और दूसरा कंपोनेंट क्या है, एक है टाइटल, एक है मेन आइडिया, ठीक है। जैसे टाइटल क्या होता है, तो सीयूईटी में कई बार पूछता है इस पैसेज का मोस्ट सुटेबल टाइटल क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक करेक्ट टाइटल जो होता है वो कैसा होना चाहिए, तो एग्जैक्ट स्पेसिफिक होना चाहिए। स्पेसिफिक का मतलब क्या है कि ना तो बहुत ज्यादा ब्रॉड हो, कि जैसे पैसेज तुम्हें दिया है कुछ एक डेटा के बारे में, तुम उसको बहुत ब्रॉड कर दो, ठीक है, कि बहुत ऐसा कुछ टाइटल सोचो जो कि सिर्फ उस पैसेज को नहीं, उस पैसेज से रिलेटेड 50 चीजें और कवर कर ले। तो बहुत ब्रॉड नहीं होना चाहिए, बहुत नैरो नहीं होना चाहिए कि तुम पैसेज का पहला लाइन पढ़े और उसी के बेसिस पे तुमने बता दिया कि नहीं पैसेज का टाइटल ये है। तो ना तो ब्रॉड होना चाहिए, ना तो नैरो होना चाहिए, एकदम स्पेसिफिक होना चाहिए। मेन आइडिया जो है पूरे के पूरे पैसेज का वो इसको दिखाना पड़ेगा। और जो मेन आइडिया आंसर्स हैं वो ये वाला, जैसे मेन आइडिया में क्या पूछता है कि व्हाट इज द पैसेज मोस्टली अबाउट, ये पैसेज किस बारे में है, ठीक। तो यूजुअली ये या तो ओपनिंग या फिर क्लोजिंग पैराग्राफ में दिया होता है ये पैसेज किस बारे में है। तो दो तरह के क्वेश्चंस पूछ सकता है, एक पूछ सकता है कि तुमसे व्हाट इज द टाइटल ऑफ दिस पैसेज, या फिर पूछ सकता है व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ दिस पैसेज, ठीक है, कि ये पैसेज किस बारे में है या फिर इस पैसेज का मोस्ट सुटेबल टाइटल क्या है, ये दो चीजें पूछेगा। तो एक अच्छा टाइटल कैसा होना चाहिए, स्पेसिफिक प्लस होल पैसेज प्लस न्यूट्रल टोन, ठीक है, ये तीन चीजें कवर करना चाहिए। तो टाइटल क्वेश्चंस के लिए क्या करना है हमें, हर ऑप्शन को, अब टाइटल हमें दो तरीके से मिल सकता है, एक होता है कि हम पूरा पैसेज पढ़े और अपने दिमाग में एक बेस्ट टाइटल बनाए, लेकिन क्योंकि तुमने वो पैसेज नहीं लिखा तो तुम्हें नहीं पता कि उस पैसेज का टाइटल एग्जैक्टली क्या सबसे बेस्ट हो सकता है। तुम दो चार बार पढ़ोगे तब जाके तुम्हें टाइटल समझ में आएगा कि क्या होना चाहिए। तो इतना टाइम नहीं है तुम्हारे पास, तो तुम्हें एग्जैक्टली क्या करना है, तुम्हें जो भी चार ऑप्शन मिले हैं सीधे एक बार तुमने पढ़ा पैसेज, उसके बाद से चारों ऑप्शन को उठाओ, हर एक ऑप्शन को पूरे पैसेज के सामने रख के देखो कि क्या ये सूटेबल है, क्या ये सूटेबल है। तुम्हें खुद से पैसेज नहीं सोचना, तुम्हें खुद से टाइटल नहीं सोचना, तुम्हें चार टाइटल ऑलरेडी दे दिए गए हैं, तुमको उन्हीं चारों को अलग अलग पैसेज में रख के, सेम पैसेज में रख के, और फिर तुम्हें कोई एक उसमें से जो सबसे सूटेबल लगे वो रखो यहाँ पे। तो इसको बोलते हैं गोल्डीलॉक टेस्ट। गोल्डीलॉक टेस्ट क्या होता है, ना तो टाइटल बहुत बड़ा होना चाहिए ना तो बहुत छोटा होना चाहिए, ठीक है, जस्ट राइट, जस्ट स्पेसिफिक, ठीक है। तो कई बार कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं कि हम ऐसा कोई टाइटल लेते हैं जो कि एक्यूरेट तो है लेकिन बहुत नैरो है, कि मतलब वो टाइटल अगर चार, वो पैसेज अगर मान लो कि 20 लाइन का है, तो जो हमने चूज किया है ऑप्शन वो एक्यूरेट तो है लेकिन सिर्फ स्टार्टिंग के 3 लाइन के हिसाब से, ठीक है, बाकी लाइनों से उसका कोई मतलब नहीं है टाइटल का, तो फिर वो गलत हो गया, वो बहुत नैरो हो गया। या फिर कोई ऐसा जो कि इस टॉपिक से भी बड़े टॉपिक को कवर कर रहा हो, ठीक है, तो वैसा भी नहीं चुनना। फिर आता है, तो दो कंपोनेंट हो गए, टाइटल और मेन आइडिया। तीसरा होता है सपोर्टिंग फैक्ट्स, चौथा होता है स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। सपोर्टिंग फैक्ट्स क्या होते हैं, तो सपोर्टिंग फैक्ट्स होते हैं स्पेसिफिक पीसेज ऑफ एविडेंस जो कि वैलिडेट करते हैं या फिर इलुस्ट्रेट करते हैं मेन आइडिया को। अब जैसे तुमसे पूछा कि मेन आइडिया क्या है इस पैसेज का, ये पैसेज किस बारे में है, तो वो किस बारे में है ये किसी न किसी पीस ऑफ एविडेंस से ही पता चलेगा, अपने मन से नहीं पता चलेगा। एविडेंस जब हम पढ़ेंगे पैसेज में तो हमें पता चल जाएगा कि अच्छा इस चीज का एविडेंस दिया है तो ये पैसेज इस बारे में है। फिर स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, तो ये न्यूमेरिकल फैक्ट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, ठीक है, डेटा होता है परसेंटेजेस में, जैसे जीडीपी के अलग अलग परसेंटेजेस बताया जाए, प्राइमरी सेकेंडरी का रोल बताया जाए, तो वो हमारा स्टैटिस्टिक्स है।
जो कि डेटा मतलब परसेंटेजेस में, रेशियोज में, एब्सोल्यूट फिगर्स में, ग्रोथ रेट्स में और रैंकिंग्स में इस फॉर्म में दिखाया जाता है। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल फैक्ट्स हैं। तो फैक्ट क्या है? तो फैक्ट होता है द प्रूफ, ठीक है, कि हाँ पोल्यूशन है या फिर जीडीपी में इतना शेयर किया गया, तो ये प्रूफ है। और स्टैटिस्टिक्स क्या है? द प्रूफ इन नंबर्स, उसी प्रूफ को नंबर्स में दे देते हो। ठीक, यहाँ पे क्या करना है कि जब भी तुम्हें पैसेज मिले, अंडरलाइन एवरी नंबर इन द मोमेंट यू सी ड्यूरिंग योर फर्स्ट रीड, कि पहले ही रीड में तुम्हें जितने भी नंबर्स दिए जा रहे हैं। अब अगर मान लो कि तुम्हारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो वहां पे तुम अंडरलाइन नहीं कर सकते, तो तुम्हें कॉपी पेन मिलेगा, सारे नंबर्स को या तो दिमाग में एक इमेज बना लो, फिर वापस जा जाके देखना ना पड़े सब कुछ, या फिर तुम तुरंत जो भी डेटा मिले वो कॉपी पे एक जगह लिखते चलो। तो मतलब डेटा तुम्हारे पहले ही रीडिंग में सारा एक जगह इकट्ठा हो जाना चाहिए। ठीक है, इसकी वजह से बाद में स्कैन करने के लिए जो टाइम बचेगा वो हम क्वेश्चंस में यूज कर पाएंगे। और यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन होते हैं जो अभी क्वेश्चंस में देखेंगे, कि इंक्रीज बाई x% विथ स्टैंड्स एट x%, ऐसे वाले कंफ्यूजन होते हैं। जैसे मान लो कि बोले कि उसके मार्क्स थे 70%, देन इंक्रीज्ड बाई 10%। ठीक है, और दूसरे में बोले कि हिज नंबर्स वर 70%, नाउ स्टैंड्स एट 80%। ठीक है, पहले में बोला स्टेटमेंट कि उसके जो मार्क्स थे वो 70% थे, देन इंक्रीज्ड बाई 10%। ठीक है, दूसरे में बोल रहा है कि उसके नंबर थे 70%, नाउ स्टैंड्स एट 80%। तो क्या दोनों स्टेटमेंट सेम है? नहीं है। क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे 70 था, 80 हो गया। ठीक है, चाहे जितना परसेंट भी बढ़ाओ, यहाँ पे 70 था फिर 10% बढ़ा, यानी कि 70 का 10% बढ़ा, तो वो अराउंड 7% या फिर जो भी 7.7% जो भी यहाँ पे नंबर होगा उसका 10% बढ़ा। तो ये हो सकता है 77% ही हो, 75% ही हो। तो दोनों का मतलब सेम नहीं होता। तो ऐसे कंफ्यूजन होते हैं, ऐसे सीयूईटी के ट्रैप्स आते हैं। ठीक है, तो ये ट्रैप्स से हमें बचना है। ठीक, फिर आता है एनाटॉमी ऑफ अ फैक्चुअल पैसेज में फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ। तो एक होता है कॉज इफेक्ट, एक होता है कंपैरिजंस, एक होता है कंक्लूजंस। ठीक है, तो कॉज इफेक्ट क्या होता है? कॉज इफेक्ट का मतलब बेसिकली ये होता है, कॉज एंड इफेक्ट का, कि इस कारण से ये हुआ। ठीक है, ये कॉज था तो ये इसका इफेक्ट हुआ। तो ये कॉज एंड इफेक्ट का सिग्नल वर्ड कैसे मिलेगा, कि हमें कैसे पता कि किसकी वजह से क्या हुआ? तो कॉज एंड इफेक्ट की वाली जगहों पे आएगा बिकॉज, देयरफॉर, as a result of, due to, consequently, led to, resulted in। तो ये जब वर्ड्स आएंगे ना, तो इसका मतलब बिकॉज, क्योंकि, तो इसके पहले कुछ ना कुछ होगा कि ऐसा हुआ इसलिए ऐसा हुआ, या फिर रिजल्टेड इन, कि इसकी वजह से ऐसा हुआ। ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स होंगे, ये हमारे सिग्नल वर्ड्स होंगे। दूसरा आता है कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब क्या होता है? तो कंपैरिजन का मतलब दो किसी भी चीजों को कंपेयर करना। अब वो दो चीजें क्या हो सकती हैं? टेम्पोरल हो सकती हैं, कि एक पिछले साल को इस साल से कंपेयर करना। ज्योग्राफिकल हो सकता है कि रूरल को अर्बन से कंपेयर करना। कैटेगोरिकल हो सकता है कि राइस को व्हीट से कंपेयर करना। डेमोग्राफिक हो सकता है मैन एंड वुमेन को कंपेयर करना। तो ऐसे बहुत तरह के कंपैरिजन हो सकते हैं। ठीक है, अब फिर आता है कंक्लूजन, कि सीयूईटी ये भी पूछ सकता है व्हाट डज द ऑथर कंक्लूड। ठीक है, या फिर व्हाट एक्शन डज द पैसेज सजेस्ट, कि यहाँ पे लास्ट में जैसे मान लो कि पोल्यूशन पे ही दिया है, तो लास्ट में ये पूछ सकता है कि कंक्लूजन में, कि अब इस पैसेज में क्या सजेशन दिया गया है। कि पोल्यूशन में जो भी पैसेज लिखेगा वो लास्ट में ये भी लिखेगा कि इस पोल्यूशन से बचने के लिए हमें ये करना चाहिए। तो यहाँ पे तुम्हें उसका आंसर देना होगा। या फिर ऑथर जो है वो लास्ट में क्या कंक्लूड कर रहा है, क्या कंक्लूजन निकल रहा है। तो ये तीन तरह की चीजें आ सकती हैं। तो कॉज इफेक्ट जिसमें वाई पूछता है, कंपैरिजन जिसमें वर्सेस बताता है, और कंक्लूजन तो अब आगे क्या। ठीक है, तो ये चीजें आ गई। इसमें भी सीयूईटी स्ट्रेटेजी क्या है, कि हर एक कॉज इफेक्ट सिग्नल को हमें सर्कल करना है। ठीक है, जब ये तुम कॉज इफेक्ट वर्ड्स को जब तुम सिग्नल जब यहाँ पे सर्कल कर लोगे, तो अब तुम्हें कॉज इफेक्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे उन्हें आंसर करना आसान हो जाएगा। तुम्हें समझ में आ जाएगा कि अगर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएं तो हम कहाँ जा करके देखें, या फिर कॉज इफेक्ट की वजह मान लो पूछा जाए कि ये चीजें हुई तो क्यों हुई, इसका रीजन क्या था, तो हमें समझना आसान हो जाएगा। फिर कई बार सीयूईटी में एक दूसरा ट्रैप आता है, सीयूईटी का ट्रैप,
कि वो क्या करता है ना कि ऑप्शंस में, आंसर्स में तुम्हें कॉज एंड इफेक्ट को उल्टा करके दे देगा, रिवर्स करके दे देगा। जैसे मान लो बोले कि स्टेटमेंट में, पैसेज में बोला है कि ए की वजह से बी हुआ, ठीक है, और ऑप्शन में दे देगा कि बी की वजह से ये हुआ, ए हुआ। तो अगर तुमने जल्दी जल्दी बस देखा है पैसेज को, तो तुम्हें ये दोनों वर्ड्स, तुमने दोनों सेंटेंसेस देखे हुए हैं, ठीक है, तो तुम्हें लगेगा कि हाँ ये दोनों सेंटेंसेस इस ऑप्शन में है, तो यही ऑप्शन सही है, जबकि एक्चुअली में उसने क्या किया, उल्टा कर दिया था, ठीक है। तो ये भी चीजें ध्यान देनी है। फिर आता है रीडिंग स्किल, कि हम पढ़े कैसे, स्किमिंग कैसे करते हैं। स्किमिंग का मतलब क्या होता है? तो स्किमिंग का मतलब होता है कोई भी पैसेज हमें दिया हो तो उसको वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ना, स्किम करना, मतलब कैसे हम देख के पैसेज को समझ जाएं कि इससे आंसर्स कैसे निकालने हैं, ठीक है। तो स्किमिंग का मतलब क्या होता है? तो रीडिंग क्विकली टू गेट द जनरल आइडिया विदाउट रीडिंग एवरी वर्ड, ठीक है, जल्दी से एक बार पैसेज को पढ़ना कि हमें एक जनरल आइडिया मिल जाए, हमें समझ में आ जाए कि ये पैसेज क्या है। तो स्किमिंग जो होता है वो फर्स्ट पैसेज का सबसे पहले 60 टू 90 सेकंड के अंदर हमें स्किम करना होता है, क्वेश्चंस पढ़ने से पहले, ठीक है। सबसे पहला पार्ट क्वेश्चन नहीं पढ़ना होता, सबसे पहला पार्ट पैसेज को स्किम करना है, देखना है, देखते ही उसको 60 टू 90 सेकंड में स्किम कर जाना है, बहुत तेजी से पढ़ना है। तो इसको कैसे करना है कि ये स्कीम हम करें कैसे? क्योंकि अगर हम पैसेज को पढ़ने ही जा रहे हैं, स्कीम ही करने जा रहे हैं, तो वर्ड बाय वर्ड देखेंगे, वर्ड बाय वर्ड देखेंगे तो टाइम तो लगेगा। तो करना कैसे है कि रीड द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ ईच पैराग्राफ या फिर टॉपिक सेंटेंस, जो भी तुम्हें पैराग्राफ, सेंटेंस, टॉपिक जो भी दिया है उसका फर्स्ट सेंटेंस पढ़ो सबका, नोट्स और नंबर्स पे ध्यान दो, प्रॉपर नाउन्स पे ध्यान दो, और फाइनल कंक्लूजन पढ़ लो। तो इससे ना तुम्हें एक आइडिया लग जाएगा कि क्या लिखा गया है, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर तुम्हें बोला जाए हाउ वॉज योर डे टुडे, आई बिलीव इट वॉज नॉट बैड एज माइन, माइन वॉज नॉट गुड, ठीक। अब मान लो कि तुम्हें मैंने ये 3 लाइन लिख के दिया, 4 लाइन, ठीक है। तो पहले को मैंने साफ साफ लिखा हाउ वाज योर डे, ठीक है, उसके बाद से मैंने कुछ कुछ चीजें लिखा और फिर लास्ट को मैंने थोड़ा सा साफ साफ लिख दिया, माइन वाज नॉट गुड। अब ये बीच का भले तुम्हें इलेजिबल लगे, तुम ना पढ़ पाओ, लेकिन पहला और आखिरी पढ़ के तुम्हें ये आइडिया लग जाएगा कि बात यहाँ पे क्या चल रही है। मैंने ये जो पूरा लिखा उसका बेसिक मतलब क्या है? उसका बेसिक मतलब है कि तुम्हारा दिन कैसा था, मेरा तो अच्छा नहीं था, ठीक है। बीच में जो भी लिखा है कि आई बिलीव योर्स वाज गुड बट माइन वाज नॉट गुड, तो इससे बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, ठीक है। तो यही चीज इस पैसेज में करना है कि जब तुम एक बार हर पैसेज का फर्स्ट सेंटेंस पढ़ोगे, हर पैराग्राफ का, उसके नोट नंबर्स, उसके प्रॉपर नाउन्स, उसके फाइनल कंक्लूजन, तो एक तुम्हें बहुत ब्रॉड आइडिया, बर्ड्स आई व्यू बोलते हैं इसको, कि बर्ड्स आई व्यू मिलेगा कि ये पैसेज किस बारे में है। मेंटल मैप एग्जांपल, कि पैरा 1 का टॉपिक पढ़ो, पैरा 2 का डेटा पढ़ो, पैरा 3 का प्रॉब्लम, और पैरा 4 में कंक्लूजन। ये चीजें होती हैं नॉर्मली कोई भी फैक्चुअल पैसेज में, ऐसे ही होता है कि पैरा 1 में टॉपिक कि किस बारे में बात करने जा रहे हैं, पैरा 2 में डेटा होता है, पैरा 3 में प्रॉब्लम्स बताए जाते हैं, और पैरा 4 में हमें कंक्लूजन दे दिया जाता है। तो यही सी चीजें चलती हैं। तो स्कीम में हमें क्या करना है? टॉपिक, सेंटेंसेस, नंबर्स, कंक्लूजन, ये चीजें हमें करनी है 60 टू 90 सेकंड में, ठीक। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि एक रफ मेंटल मैप बनाना है बिफोर टचिंग द क्वेश्चंस, कि जब हम क्वेश्चन पे जाएं तो क्वेश्चन पे जाते ही उसका एक कोई कीवर्ड हमें तुरंत दिमाग में आ जाए कि पैसेज में हमने देखा था, ठीक है, वो चीज आ जाए। तो कॉमन मिस्टेक क्या है कि हर वर्ड नहीं पढ़ना है ड्यूरिंग द फर्स्ट पास, बहुत स्लोली, बहुत बहुत स्लो भी नहीं करना है, बहुत फास्ट भी नहीं करना है, स्किप भी नहीं करना है कि हम मेन मेन चीजों को स्किप करते गए। तो स्किमिंग के लिए तुमको 1 से 1.5 मिनट मैक्स टू मैक्स रखना है, ठीक है, कि उतने में हमें स्किम करना है पैराग्राफ को। फिर उसके बाद से आता है स्कैनिंग, ठीक है, कि वहां पे स्कैनिंग में क्या होता है, देखो स्किपिंग में क्या होता है कि स्किपिंग में बेसिकली एक जनरल आइडिया हम ले लेते हैं बहुत जल्दी से किसी भी पैराग्राफ का। फिर स्कैनिंग में क्या होता है कि हम एक स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को बहुत तेजी से लोकेट करते हैं, ठीक है। अब हमें ये क्यों लोकेट करना है? तो देखो स्कीमिंग में हमने बेसिक आइडिया ले लिया, अब अगर हम स्कैन करने जा रहे हैं, एक कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन चाहिए हमें, इसका मतलब हम क्वेश्चन से कोई इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं,
क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ ढूंढ रहे हैं, ठीक। तो उसके लिए इंफॉर्मेशन को बहुत जल्दी लोकेट करने के लिए हमको क्या करना होता है, स्कैनिंग करनी होती है। स्कैनिंग में क्या होता है कि अपने आईज को क्विकली एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए पूरे पैराग्राफ पे घुमाना। कैसे घुमाना है कि सबसे पहले हमें कीवर्ड अपने दिमाग में फिक्स कर लेना है, ठीक है, कि क्वेश्चन का कौन सा कीवर्ड हम ढूंढ रहे हैं। फिर अपनी आंखों को जेड पैटर्न में ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे, ठीक है, ऐसे जेड पैटर्न में हमें अपनी आंखों को घुमाना है, ठीक है। और फिर जहां पे भी हमें वो कीवर्ड या फिर उससे रिलेटेड एंटोनिम, सिनोनिम कुछ भी मिल जाए, हमें वहीं पे रुक करके उसके आसपास के सेंटेंसेस को पढ़ना है। फुल कॉन्टेक्स्ट के लिए जो भी क्वेश्चन हम ढूंढ रहे थे वो मिल जाएगा उसका आंसर, ठीक। अभी देखो ये जितनी भी चीजें हम पढ़ रहे हैं ना, डायरेक्ट हम एमसीक्यू भी कर सकते थे। ऐसा होता है कि कई बार पैसेज पढ़ो एमसीक्यूज करो, पैसेज पढ़ो एमसीक्यूज करो, उसके पीछे का इतना सब क्यों पढ़ना है, स्किमिंग, स्कैनिंग, ये बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं देंगी, बट ये जो तुम्हें 2-4 मिनट का भी डिफरेंस देती है ना, यही 2-4 मिनट में सब कुछ वहां पे होता है। कि वहां पे जितना कम टाइम मिलता है इन क्वेश्चंस को करने के लिए, वहां पे 2-2, 4-4 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इससे एक बार इसको अगर अच्छे से पढ़ लोगे, समझ लोगे, तो ये तुम्हारे 2-4 मिनट, 5 मिनट वहां पे अच्छे खासे बच जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए इसका हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट है जो अभी यहाँ पे पढ़ रहे हो। जैसे स्किमिंग करना सीख लो, स्कैनिंग करने में क्या करना है कि हमें कीवर्ड ढूंढना है, कीवर्ड से रिलेटेड अपनी आंखों को ऐसे जेड पैटर्न में घुमाना है पूरे पैसेज में। अगर ऐसे वाले में नहीं मिला तो फिर ऐसे वाले में घुमा लो, ठीक है। तो यहां से हमको आंसर मिल जाएगा। तो स्कैन करो हमेशा क्वेश्चन को पढ़ने के बाद कीवर्ड के साथ, ठीक है। और दूसरा चीज, कॉमन मिस्टेक क्या होता है कि हम एग्जैक्ट वर्ड स्कैन करते हैं। कई बार वो एग्जैक्ट वर्ड पैसेज में नहीं होता, उसका एंटोनिम या फिर सिनोनिम होता है, ठीक है। तो उसको भी ढूंढना पड़ेगा। फिर आता है रीडिंग स्किल, कि कैसे हम रॉन्ग ऑप्शंस को एलिमिनेट करें, ठीक। मान लो हमें 4 ऑप्शन दिए हैं और चारों में से हमें नहीं पता चल रहा कौन सा सही है, तो पहले ये निकालो कौन सा गलत है, ठीक। तो एलिमिनेट कैसे करें, तो एक होता है एब्सोल्यूट एलिमिनेटर, कि मोस्ट ऑफ द टाइम, 99% ऑफ द टाइम जो एब्सोल्यूट वर्ड्स होते हैं ना ऑप्शन में, वो गलत होते हैं। कुछ एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ के जो भी एब्सोल्यूट वर्ड होगा वो गलत होगा। जैसे अगर ऑप्शन में दिया है ऑलवेज, नेवर, ऑल, नन, तो ये ऑलमोस्ट हमेशा गलत होते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑलवेज रॉन्ग, अनलेस पैसेज में वो वर्ड एग्जैक्टली लिखा हो एब्सोल्यूट, ठीक है। नहीं तो ऐसे वाले वर्ड्स गलत होते हैं जिसमें एब्सोल्यूट हो। दूसरा आउटसाइड स्कोप एलिमिनेटर, ठीक है। अगर कोई ऑप्शन बाहर का इंफॉर्मेशन, ऐसा इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है जो कि पैसेज में था ही नहीं, ठीक है, तो वो भी गलत है। इसके अलावा भले ही वो सही हो 100%, लेकिन अगर वो बाहर का है तो वो गलत है, ठीक है। हाफ ट्रूथ एलिमिनेटर, अगर कोई ऐसा ऑप्शन है जो कि पार्शियली करेक्ट है लेकिन उसके आगे फॉल्स स्टेटमेंट है, तो उसको भी एलिमिनेट करो। कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई ऑप्शन है जो कि पूरा यहां से लेकर के और यहां तक इतना लंबा है, तो हम क्या करते हैं कि 4 ऑप्शन है, चारों बहुत लंबे लंबे हैं, ठीक है, पैसे से। तो 2 ऑप्शन है, एक जो कि पूरा सही है और दूसरा कि यहां तक उसको सही लिखा गया और आगे के 2-3 वर्ड्स गलत कर दिए गए, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, मान लो कि ए ऑप्शन तुमने देख लिया गलत है और बी वाला जो है वो यहाँ तक सही है, इसके आगे 2-3 गलत है और सी वाला पूरा सही है। तो तुमने दूसरा ऑप्शन ही देखा यहाँ तक और फिर बोला यहाँ तक, हाँ ये वाला तो लाइन देखा था, यही सही है, यही सही करके आगे बढ़ गए। तो कई बार ऐसा भी होता है, ठीक है। और एक्सट्रीम वर्ड एलिमिनेटर, अगर कोई वर्ड में वही एब्सोल्यूट की तरह कंप्लीटली, इंटायरली, सोलली, एक्सक्लूसिवली ऐसे वर्ड्स हो, तो वो भी एलिमिनेट करना है, वो भी गलत होते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम फिल्टर कर सकते हैं कि ऑप्शंस में से, दिए गए ऑप्शंस में से हम 2 ऑप्शंस, 3 ऑप्शंस हटा सकते हैं। अब क्वेश्चन टाइप कैसे कैसे होते हैं, तो जैसे एक आता है मेन आइडिया क्वेश्चन, ठीक है, कि पैसेज मेनली किस चीज के बारे में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो पूरे के पूरे पैसेज को कवर करे, सिर्फ और सिर्फ एक पैराग्राफ को कवर ना करे, ठीक है। कई बार एक पैसेज में 3 पैराग्राफ दिए हैं, तो पहला पैराग्राफ का मेन आइडिया अगर देखा जाए तो कुछ और होगा, सेकंड का मेन आइडिया कुछ और होगा, थर्ड का मेन आइडिया कुछ और होगा, लेकिन पूरे पैराग्राफ का मेन आइडिया कुछ और होगा। जैसे पॉल्यूशन है तो फर्स्ट पढ़ के हमें लगेगा फर्स्ट पैसेज में इंट्रोडक्शन है,
तो उसमें फर्स्ट पैसेज पढ़ के हमें लगेगा कि मेन आइडिया है कि पोल्यूशन क्या होता है, ये समझाना चाह रहा है। सेकंड में सिर्फ डेटा है, तो उसका मेन आइडिया ये बन सकता है कि पोल्यूशन कहाँ कहाँ कितना कितना हो रहा है, ये मेन आइडिया है। थर्ड में कंक्लूजन है, तो वहां पे ये हो सकता है मेन आइडिया कि हमें सॉल्यूशंस बताए जा रहे हैं, पोल्यूशन के सॉल्यूशन क्या है, तो ये मेन आइडिया है। लेकिन पूरा पैसेज पढ़ो तो वहां पे मेन आइडिया चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो पूरे के पूरे पैसेज को कवर करे, सिर्फ एक पैराग्राफ को ना करे। फिर ऐसे ऑप्शन जो कि बहुत नैरो या फिर बहुत ब्रॉड हैं उनको एलिमिनेट करना। फिर ऐसे ऑप्शंस जो कि आउट ऑफ द पैसेज इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उसको एलिमिनेट करना। और कॉमन ट्रैप कि अगर कोई पैसेज एक पैराग्राफ को करेक्टली डिस्क्राइब करता हो लेकिन पूरे पैसेज को ना करता हो तो उसको सही करना, ये गलत होगा। फिर आता है फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। जो भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे उसमें तुमको सिंपल सीधे सीधे पैसेज पे वापस जाना है और वो एग्जैक्ट सेंटेंस ढूंढना है। फैक्ट वाले में तुमको कोई दिमाग नहीं लगाना, कुछ नहीं करना, सीधे पैसेज पे जाओ, उससे रिलेटेड जो भी तुमको वर्ड है उसको मैच करो और फिर वहां पे सही कर दो। इसमें भी कुछ ट्रैप्स होते हैं। कई बार ऑप्शंस में जैसे पैसेज में दिया हो 34% और तुम्हें ऑप्शन में दे दिया हो 43%, कई बार ये देखने में सेम लगते हैं। ठीक है, अगर तुम जल्दी जल्दी में हो तो 34 और 43 में तुम जल्दी डिफरेंस नहीं बता पाओगे। ठीक है, तुम आसानी से 34 की जगह 43 ऑप्शन सही करके आ जाओगे। तो ये भी चीजें ध्यान देनी है। फिर आता है सेक्शन टाइप, उसमें डिटेल क्वेश्चंस कि कुछ क्वेश्चंस में पूछते हैं, जैसे मान लो एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में, एक पर्टिकुलर डेट, प्लेस, स्टेट या फिर कॉज एंड इफेक्ट के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे स्कैनिंग यूज करना है कि उसका उससे रिलेटेड स्पेसिफिक डिटेल हमें फर्स्ट पैसेज में ढूंढना है। ठीक है, फिर सेकंड पैसेज में ढूंढना है, फिर ऑप्शंस में देखना है। तो ये सबसे फास्टेस्ट क्वेश्चंस टाइप होते हैं सॉल्व करने के लिए, अगर तुम स्कैन कर लो करेक्टली कि सिंपल क्वेश्चन पढ़ा, उसका कीवर्ड लिया, स्कैन किया और उससे रिलेटेड जो भी चीज मिला वो वहां पे बता दिया। कि जैसे मान लो कि कोई प्लेस ही पूछे, जैसे मान लो पोल्यूशन वाले में तुमसे पूछे कि कौन सा शहर है जो कि सबसे ज्यादा पोल्यूटेड है। ठीक है, तो अब उसके लिए तुम्हें सिंपली क्या करना है, सिटी पूछा है, 5 सिटी दिया है तुम्हें, ऑप्शन पैसेज में 5 सिटी का नाम मेंशन किया है, तुमने कीवर्ड दिमाग में रख लिया कि मुझे सिटी के नाम चाहिए, तुम सीधे सिटी के नाम को स्कैन करते जाओ, जो जो नाम मिला उसके आगे पीछे देख लो कि मोस्ट पोल्यूटेड दिया है कि नहीं। तो ये सबसे आसान होता है। ठीक है, फिर आता है इन्फरेंस क्वेश्चन। ये थोड़ा सा टफ होता है, थोड़ा सा ट्रिकी होता है। इन्फरेंस क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, इन्फरेंस का मतलब होता है टू इन्फर। ठीक है, कि आप इससे क्या समझते हैं, आपको क्या लगता है, मतलब यहाँ पे तुम्हें अपने हिसाब से, अपने ओपिनियन के बेसिस पे, अपने जजमेंट के बेसिस पे तुम्हें बताना है। ठीक है, इसका आंसर कि यहाँ पे ये होता है कि कोई वैलिड इन्फरेंस जो कि लॉजिकली डेरिवेबल हो फ्रॉम द पैसेज इंफॉर्मेशन, कि पैसेज दे दिया, वहां पे इंफॉर्मेशन दे दिया, तो इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे अब तुम क्या इन्फर करते हो, तुम क्या समझते हो, तुम्हें क्या लगता है। तो यहाँ पे कोई भी तुम्हारा एक्सटर्नल या फिर आउटसाइड नॉलेज नहीं चाहिए, यहाँ पे कोई भी डायरेक्टली स्टेटेड फैक्ट क्वेश्चन नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई एलिमिनेट, अगर कोई ऐसे ऑप्शंस हैं जिनको हम एलिमिनेट कर सके जो कि पैसेज से बहुत बाहर जा करके बता रहे हैं, तो वो भी एलिमिनेट कर दो। जैसे अगर मान लो कि पैसेज कहता है 19% एजुकेशनल स्मार्टफोन यूज। ठीक है, ये लाइन बोला 19% एजुकेशनल स्मार्टफोन यूज। ठीक, अब इसमें क्या वैलिड है कि नॉट प्राइमरली यूज फॉर लर्निंग, और इनवैलिड क्या है, लैक्स इंटरनेट कनेक्टिविटी। जैसे तुम्हें अगर ये स्टेटमेंट मैंने बोल दिया कि 19% एजुकेशनल स्मार्टफोन यूज, तो अब इससे तुम क्या इन्फर करते हो, मैंने तुम्हें दो ऑप्शन दिए कि इससे तुम क्या समझते हो, कि इसका मतलब कि मेनली पढ़ाई के लिए यूज नहीं होते, या फिर यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, मेनली पढ़ाई के लिए यूज नहीं होते। तो ये पैसेज में नहीं दिया होगा, ये तुम्हें इन्फर करना पड़ेगा, ये तुम्हें खुद का जजमेंट यूज करके लगाना पड़ेगा, बट उसके आसपास ही रहना है। इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें, अब इसी की जगह पे मैं एक और स्टेटमेंट डाल सकते हैं कि इसका मतलब गेमिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, ये भी बात सही हो सकती है, बट पैसेज के हिसाब से ये चीजों का कोई मतलब ही नहीं है, इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात ही नहीं की गई, पढ़ाई की गई है, इसका मतलब कि यहाँ पे पढ़ाई मेनली पढ़ाई के लिए यूज नहीं होता है।
ठीक है, तो उसी से रिलेटेड चीजों को इन्फर करना है। ठीक है, तो एक स्मॉल लॉजिकल स्टेप लेना है बियॉन्ड द टेक्स्ट, कोई लीप नहीं लेना है। लीप का मतलब क्या होता है? छलांग। ठीक है, और स्टेप का मतलब, छोटा स्टेप का मतलब कि बस यहाँ से यहाँ गए। तो इन्फर करने के लिए पैसेज से सिर्फ एक कदम आगे बढ़ना है, छलांग नहीं लगाना है कि बहुत दूर जा करके सोचो, आउट ऑफ द स्कोप कुछ सोच करके लाओ, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, फिर आता है वोकेबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है कि इसमें क्या पूछेगा कि कोई भी द वर्ड एक्स एज यूज इन द पैसेज मीन्स, ऐसा क्वेश्चन दे देगा कि ये जो वर्ड यूज हुआ है, जैसे मान लो कि कोई वर्ड दे दिया, मान लो वाइप आउट। ठीक है, ये वर्ड पैसेज में दिया हुआ है, तो अब वही पूछ देगा कि जो वर्ड दिया है पैसेज में वाइप आउट, इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट कई बार ना वोकैब मीनिंग याद करना यहाँ पे काम नहीं करता। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई वर्ड है जैसे वाइप आउट ही है, तो इसको हम क्या क्या बोल सकते हैं? इसको हम डिस्ट्रॉय भी बोल सकते हैं, इसको हम रूइन भी बोल सकते हैं, इसको हम ऑब्लिटरेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको हम सबवर्ट भी बोल सकते हैं, इसको हम डेमोलिश भी बोल सकते हैं। तो इसको हम बहुत सारी चीजें बोल सकते हैं, लेकिन ये वर्ड मीनिंग एग्जैक्टली यहाँ पे एज इट इज काम नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या काम आएगा कि सबसे पहले सेंटेंस को पढ़ो जो उस वर्ड के आसपास में है। ठीक है, और फिर उस वर्ड से के आसपास में सेंटेंस पढ़ने के बाद अब सब्स्टिट्यूट करो हर ऑप्शन को कि कौन सा ऑप्शन वहां पे बेस्ट बैठता है। ठीक है, तो द वन दैट प्रिजर्व द मीनिंग इज करेक्ट, जो उस सेंटेंस का मतलब प्रिजर्व करे वही मीनिंग करेक्ट है, जो उस एग्जैक्टली वर्ड का अपोजिट वर्ड का सिनोनिम बताया वो सही नहीं है। ठीक है, तो डिक्शनरी मीनिंग पे यहाँ रिलाई नहीं करना है, हमेशा कंटेक्चुअल मीनिंग पे जाना है। जैसे मान लो बोले द क्वालिटी गैप फ्लैग्ड इन द रिपोर्ट रिक्वायर्स इमीडिएट रेमेडिएशन। ठीक है, अब रेमेडिएशन का मतलब होता है, गूगल डिक्शनरी में जाओगे तो रेमेडिएशन का मतलब होता है पनिशमेंट। ठीक, और तुम्हें ऑप्शन में दिया हो पनिशमेंट, तो तुम गूगल डिक्शनरी के हिसाब से तुम, या फिर डिक्शनरी के हिसाब से तुम पनिशमेंट लिख करके आ जाओगे, बट वहां पे पनिशमेंट नहीं है, वहां पे है रेमेडिएशन का मतलब करेक्शन या फिर फिक्सिंग। क्योंकि क्या बोला है कि जो क्वालिटी गैप इसमें मिला है रिपोर्ट में, उसको जल्दी से सही करने की जरूरत है, करेक्ट करने की जरूरत है, फिक्स करने की जरूरत है। तो ये उसके असली मीनिंग को प्रिजर्व कर रहा है, डिक्शनरी वाला मीनिंग नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये चीजें देखनी होती हैं। तो मोस्ट कॉमन डिक्शनरी डेफिनेशन उसका नहीं लेना है। ठीक है, फिर आता है ट्रू फॉल्स एंड कैन नॉट से क्वेश्चंस। ठीक है, कि यहाँ पे कई बार कंफ्यूजन होता है कि अगर मान लो कि कोई स्टेटमेंट दे दे और बोले कि ये जो स्टेटमेंट है ये पैसेज में, पैसेज के हिसाब से ये स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स है या कैन नॉट से है। मतलब कि अगर डायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है इंफॉर्मेशन इन द पैसेज तो वो ट्रू है, फॉल्स है अगर वो कंट्राडिक्ट कर रहा है, ठीक है, कि उसके उल्टा कुछ बोला गया है पैसेज में, तो वो फॉल्स है। लेकिन कई बार क्रिटिकल रूल आता है कि कैन नॉट से। ठीक है, कब ये अप्लाई होता है? इवन व्हेन द स्टेटमेंट सीम्स लाइक ट्रू फ्रॉम द जनरल नॉलेज, इफ द पैसेज डजंट से इट, इट्स कैन नॉट से। जैसे मान लो कि कोई एक सन से रिलेटेड कोई एक पैसेज दिया, ठीक है, कि उसमें लिखा है कि सन में कौन कौन सी गैसेस मिलती हैं, हीलियम वगैरह के होते हैं। ठीक है, सन का जो मास है वो कितना है अर्थ के कंपैरिजन में, या फिर जो सन का है वो हीट रेज वगैरह कैसे आती हैं, क्या क्या होती हैं। ठीक, ये सब पैसेज में दे दे और ऑप्शन में दे कि द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, ये ऑप्शन ट्रू है, फॉल्स है या कैन नॉट से, तीनों में से क्या ऑप्शन लगाओगे? तो इसकी बात ही नहीं हुई है इस पैसेज में, जबकि ये ट्रू है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, लेकिन इसकी पैसेज में बात नहीं हुई है, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे? कैन नॉट से। ठीक है, तो एक ये होता है। फिर आता है नेक्स्ट कि ऑथर से, ऑथर्स पर्पस रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ऑथर का पर्पस क्या है इसमें। तो अगर सिग्नल वर्ड्स हमें ढूंढने हैं इसके लिए, जैसे अगर पैसेज में बोल रहे हैं, पैसेज के सिग्नल वर्ड्स हैं सोज, रिवील्स, रिपोर्ट्स। ठीक है, कि कोई स्टैटिस्टिकल या सर्वे पैसेज है उसमें ये चीजें आ रही हैं, तो इसका मतलब कि ऑथर का पर्पस क्या है? इन्फॉर्म करना। ठीक है, अगर सिग्नल वर्ड्स हैं एग्जामिन्स, एक्सप्लोर्स, इन्वेस्टिगेट्स, रिसर्च पेपर में,
तो इसका मतलब कि ऑथर का पर्पस क्या है, एनालाइज करना, खुद समझना। फिर अगर वर्ड्स हैं सजेस्ट, कॉल फॉर, अर्जेस, मतलब ये जैसे पॉलिसी एजुकेशनल रिपोर्ट में कि सजेस्ट कर रहा है कि ऐसा कुछ करो, तो इसका मतलब है रेकमेंड करना। ठीक है, इसके अलावा अगर ऐसे वर्ड्स आते हैं जैसे फ्लैग्स, कॉशंस, हाइलाइट्स रिस्क, हेल्थ और इन्वायरमेंटल पैसेज में, तो इसका मतलब है वार्न करना। और अगर आता है कंट्रास्ट, डिफर्स फ्रॉम, कंपेयर टू, कंपैरेटिव डेटा में, तो इसका मतलब है कंपेयर करना। ये सारा अभी हम क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे। फिर आता है डेटा इंटरप्रिटेशन, सबसे लास्ट डीआई। ठीक है, कि डेटा को इंटरप्रेट करना। कई बार हमें डेटा रॉ फॉर्म में दिया होगा और हमसे क्वेश्चन का जो आंसर पूछेगा वो उसके सोल्यूशन के फॉर्म में पूछेगा। ठीक है, जैसे मान लो कि दे दिया कि जो जीडीपी है वो पिछले साल 10% था, इस साल दिस ईयर इट्स 20%। ठीक है, पैसेज में सिर्फ इतना दिया है कि 2022 में 10% था, 2023 में या फिर 2026 में 20% हो गया। तो बताओ डेटा का इंक्रीज कितना परसेंट हुआ, इंक्रीज का हमें परसेंटेज बताना है। तो अब इंक्रीज परसेंटेज पैसेज में दिया नहीं है, इसको बोलते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन, कि जो डेटा दिया है उसको सॉल्व करके उससे आंसर निकालना। ठीक है, तो इसमें हमें परसेंटेज, टन्स, ठीक है, फिर यहाँ पे कितना जीडब्ल्यू हुआ, कितना करोड़ हुआ। ठीक है, तो ये अलग अलग यूनिट्स के हिसाब से हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे एक परसेंटेज फॉर्मूला है जो अभी हम क्वांट पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे समझ लेंगे कि जैसे एक होता है परसेंटेज फॉर्मूला, न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इंटू 100। ठीक है, ये एक फॉर्मूला यूज कर दो। फिर एब्सोल्यूट और रिलेटिव कंपैरिजंस होते हैं कई बार, जैसे जीडीपी ग्रो 8.2%, कैपेक्स रोज फ्रॉम 28.6%, तो कैपेक्स ग्रो। तो अब यहाँ पे हमें बताना है जीडीपी इस रेट पे ग्रो किया, कैपेक्स इस रेट पे ग्रो किया, तो कैपेक्स ग्रो फास्टर इन रेट बट चेक यूनिट्स बिफोर कंपेयरिंग। ठीक है, कि जैसे मान लो कि जीडीपी इस रेट से बढ़ा और कैपेक्स इस रेट से बढ़ा। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो अब यहाँ पे हमें हो सकता है कि परसेंटेज के हिसाब से हमें दिख रहा है कि कैपेक्स जो है वो ज्यादा तेजी से ग्रो किया, बट हम जब इसका एक्चुअल यूनिट निकालेंगे तो हो सकता है कि डिफरेंस हो जाए। ठीक है, आंसर कुछ और आए। तो ये भी सब चीजें ध्यान में देनी है। तो इसके बेसिस पे अब यही है वो बेसिक कॉमन मिस्टेक्स जो कि बच्चे करते हैं, कि जैसे पैसेज पढ़ने से पहले क्वेश्चन पढ़ लेना, ये एक गलती है। पैसेज के बाहर का इंफॉर्मेशन भले वो सही हो उसको यूज करना, वो गलत है। ऐसे ऑप्शंस को ट्रस्ट करना जो कि सही साउंड कर रहे हो विदाउट वेरीफाइंग इन द पैसेज, ये भी गलत है। स्टैटिस्टिक्स को मिसरीड करना, जैसे इंक्रीज बाई X% को स्टैंड एट X% मान लेना, या फिर जो सबसे स्पेसिफिक साउंडिंग आंसर हो उसको एक्यूरेट मान लेना, या फिर दोबारा से रेलेवेंट पैसेज को, उस सेक्शन को वापस जाके ना देखना, बस मान लेना कि हाँ मैंने देखा था तो ये सही है, और एक ही क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा टाइम बिताना। तो ये वो कॉमन मिस्टेक्स हैं जिससे कि तुम्हारा पैसेज या फिर इन पर्टिकुलर तुम्हारा फैक्चुअल पैसेज गलत हो सकता है। ठीक है, तो ये एलिमिनेट कर लिए, ये सीख लिए, तो तुम्हारा पूरा का पूरा पैसेज आसान हो जाएगा खत्म करना। दूसरा एक स्ट्रेटेजी होता है इसका 80-20 रीडिंग मेथड। 80-20 का मतलब क्या होता है, ये पूरे पैसेज में ये 20% है जो कि एक्चुअल में मैटर करता है, ये जो 80% है ये 80% खाली यहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक है, एक्चुअल में ये 80% होना चाहिए, ये 20 होना चाहिए, बट ये कम में क्यों दिया है, क्योंकि ये एक्चुअल में मैटर नहीं करता। 20% ऑफ द पैसेज ही है जो इसमें कि हमारे पूरे के पूरे आंसर छिपे होते हैं। 80% पैसेज सिर्फ उस कहानी के अराउंड, उस कहानी को बना के रखने के लिए आया हुआ है। ठीक है, बाकी उसका कोई काम नहीं है। तो हमें 30 से 40 सेकंड हमारे लिए काफी होना चाहिए फर्स्ट पास में पूरे पैसेज को एनालाइज करके अपने आंसर्स के लिए तैयार हो जाना। ठीक है, तो किसी भी पैसेज को फुल में 2 बार नहीं पढ़ना है। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, एक बार स्मार्टली पढ़ो 80-20, और फिर जब वापस जाओ तो स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए उस 20% पे बार बार रिलाई करो। ठीक है, तो अब यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट है तुम्हारा कि कैसे टाइम मैनेज करना है। देखो, इनिशियल सबसे पहला स्कीम तुम्हें करना है 45 से 60 सेकंड के अंदर। ठीक है, कोशिश करो कि 60 सेकंड में तुम स्किम कर जाओ, फिर हर क्वेश्चन को पढ़ जाओ 30 सेकंड में। ठीक, तो तुम्हारा 90 सेकंड में ये चीज, 90 से 100 सेकंड में ये कवर हो जाना चाहिए।
फिर हर क्वेश्चन को आंसर करने के लिए तुम रखो 30 से 45 सेकंड, ठीक है। एक क्वेश्चन पे 30 से 45 सेकंड दो, क्वेश्चन पढ़ा, तुरंत पैसेज पे गए, स्किम किया, स्कैन किया, आंसर ढूंढा 30 से 45 सेकंड के अंदर। तो टोटल अगर एक पैसेज 5 क्वेश्चंस का है तो टोटल तुम्हारा मैक्स टू मैक्स 4.5 टू 5 मिनट्स वहां पे टाइम जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम इस मेथड से चलेंगे तो कोई भी पैसेज हार्ड नहीं होगा, रिव्यू के लिए भी हमारे पास टाइम बचेगा, ठीक। अभी स्किम करोगे ना, तो स्किम कैसे करना है कि सबसे पहला यहाँ से देखते चलो कि इंडिया इज फेसिंग एन एक्सेलरेटिंग वाटर क्राइसिस, तो वाटर क्राइसिस हमारा एक वर्ड हो गया। फिर नीति आयोग का रिपोर्ट है, ठीक। फिर मैनेजमेंट इंडेक्स है, फिर 21 सिटीज की बात की गई है जिसमें दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई है। तो रन आउट ऑफ ग्राउंड वाटर बाई 2030, ठीक है। फिर उसके बाद से और क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे अर्बन वाटर डिमांड ग्रो कर रहा है 5% एनुअली, ठीक है। पॉपुलेशन भी ग्रोथ हो रहा है, इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन हो रहा है। फिर इसमें ये भी कह रहा है कि इंडिया जो है 91% अवेलेबल ग्राउंड वाटर अप्रोक्सीमेटली एक्सट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। और ग्लोबल एवरेज क्या है, 60% है, ठीक। फिर यहाँ पे कंजम्पशन जो है 135 लीटर पर डे है, जो कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कितना बताता है कि मिनिमम 150 लीटर होना चाहिए, ठीक, बट बिलो 200 होना चाहिए कंफर्टेबल रहने के लिए। फिर वाटर लॉस जो है वो लीकेज और डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से भी होता है, इनएफिशिएंट अकाउंट फॉर 30-40% ऑफ टोटल सप्लाई इंडियन सिटीज में। फिर रिपोर्ट ये भी रेकमेंड करता है क्या कि 3 pronged अप्रोच, ठीक है। ये भी जरूरी है कि एक तो है एक्सेलरेटिंग द एडॉप्शन ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, एक है वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग, और एक है रिवाइजिंग ग्राउंड वाटर प्राइसिंग पॉलिसीज, ठीक है, ताकि ओवर एक्सट्रैक्शन ना हो। फिर यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो रेस्ट ऑफ द कंट्री है उसके लिए भी ऐसे ही रेप्लिकेबल मॉडल बनाएंगे, और फिर जो ग्राउंड वाटर डिप्लेशन रेट है वो फॉल बाई 22%। तो ऐसे हमने स्किम कर लिया। तो जब हम स्किम करेंगे तो सबको बस देखते चलेंगे, इसमें जो मेन मेन पॉइंट्स हैं उनको पढ़ते चलेंगे। अब स्किम करके हम सीधे गए फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द प्राइमरी रिकमेंडेशन ऑफ द नीति आयोग रिपोर्ट। अब देखो प्राइमरी रिकमेंडेशन क्या है कि इंडिया शुड इमीडिएटली बैन ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन इन 21 सिटीज आइडेंटिफाइड। अब देखो यहाँ पे कुछ चीजें हमें पढ़ने की भी जरूरत नहीं, कुछ चीजें हमें देख के ही लग रहा है कि 21 सिटीज में इमीडिएटली बैन कर देना चाहिए। ये एक एक्सट्रीम वर्ड है, ये जो बैन है एक्सट्रीम वर्ड है। पूरी तरीके से पानी कैसे बैन कर सकते हैं, ग्राउंड वाटर, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन पहले ही खत्म हो गया, ठीक है। A three-pronged approach including rainwater harvesting, wastewater recycling और revised pricing। तो a three-pronged approach हमने पढ़ा था, ठीक है। तो इसको अभी रोक करके रखते हैं। फिर स्टेट शुड अडॉप्ट ग्लोबल ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन स्टैंडर्ड, तो ये भी एक जगह पे था ग्लोबल ग्राउंड वाटर। फिर इंडिया शुड इंक्रीज पर कैपिटा वाटर कंजम्पशन टू 200 लीटर्स पर डे। अब देखो यहाँ पे क्राइसिस की भी बात की जा रही है और वहां पे बोल दे कि बढ़ा दे, ठीक है, कंजम्पशन। तो ये भी उसी लॉजिक से गलत है, ठीक है, कि कभी भी रिपोर्ट फैक्चुअल पैसेज में ऐसी बात नहीं बोली जाएगी कि पहले हमें उसमें दिख रहा है पैसेज में कि कमी की बात की जा रही है, तो और बढ़ाना यूज कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे ये जो सबसे बेसिक लग रहा है कि ये एग्जैक्टली ये वर्ड हमने देखा था, ठीक है। तो हम सीधा जाएंगे और स्कैन करेंगे। स्कैन कैसे करेंगे, तो हम ऐसे स्कैन करेंगे, ठीक है। और फिर हम ऐसे ऐसे पढ़ते हुए, तो हम ऐसे ऐसे पढ़ते हुए और फिर ऐसे देखेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेकर के जाएंगे, ऐसे देख लेंगे। जब हम ऐसे देखेंगे तो हम पूरा एक साथ देखेंगे। अब फिर यहाँ से नीचे की तरफ आएंगे, ऐसे ऐसे देखते हुए, ठीक है। तो ऐसे देखते हुए आएंगे और फिर यहाँ से अगर ऐसे मिला तो ऐसे, ठीक है, अगर नहीं मिला तो हम ऐसे लेकर के जाएंगे अपनी आंखों को, ठीक। और फिर हम ऐसे देखेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ से ला करके फिर ऐसे देखेंगे। तो देख, ऐसे में हमें देखना है कि सबसे ज्यादा ये वर्ड दिख कहाँ पे रहा है, एग्जैक्टली हमने कहाँ पे पढ़ा था। तो पढ़ते ही हमें यहाँ पे कहाँ पे दिखा था, तो ये यहाँ पे दिखा था, ठीक है, थ्री प्रोंग्ड अप्रोच। तो यहाँ पे क्या था वो अप्रोच, तो एक तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग था, ठीक, एक वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग था, और एक ग्राउंड वाटर प्राइसिंग पॉलिसीज। तो ये हमें एग्जैक्टली एज इट इज देखा था, तो ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा सही होगा, थ्री प्रोंग्ड अप्रोच। क्यों गलत सही है, क्योंकि पैसेज एक्सप्लिसिटली ये बात बोल रहा है, उस पैसेज में एग्जैक्टली ये है। बाकी क्यों गलत है, क्योंकि इमीडिएट बैन क्या है, एक्सट्रीम क्लेम है,
ठीक है। और ये जो 200 लीटर है ये पैसेज को रिवर्स कर रहा है, कि उसके उल्टा बोल रहा है, और ग्लोबल स्टैंडर्ड वहां पे कभी भी मेंशन्ड नहीं था। ठीक है, तो इस वजह से ये बाकी सारे गलत हैं। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, द पैसेज इंप्लाइज दैट स्टेट्स विथ इंटीग्रेटेड अर्बन वाटर मैनेजमेंट पॉलिसीज हैव, पैसेज ये इंप्लाई कर रहा है कि जिन स्टेट्स के पास इंटीग्रेटेड अर्बन वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी है वहां पे कंप्लीटली सॉल्व द ग्राउंड वाटर डिप्लेशन प्रॉब्लम, या फिर रिड्यूस्ड ग्राउंड वाटर डिप्लेशन रेट्स बाय अप टू 22%, या फिर रेज्ड पर कैपिटा वाटर कंजम्पशन टू 200 लीटर्स पर डे, या फिर बैंड इंडस्ट्रियल यूज ऑफ ग्राउंड वाटर। ठीक है, जहां पे इंटीग्रेटेड अर्बन वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी है, अच्छी मैंने वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी है, वहां पे क्या हो रहा है? तो एक हमने ये ऑप्शन पढ़ा था, ठीक है, क्योंकि ये भी फैक्ट से है तो हम इसके लिए फिर वापस पैसेज पे जाएंगे। ठीक है, हमने कहाँ पे पढ़ा था, फिर से हम वही स्कैन करेंगे। ठीक है, तो स्कैन करेंगे तो हमने यहाँ पे लास्ट में पढ़ा था। ठीक है, तो इसके पास का हम सेंटेंस पढ़ेंगे, तो इसके पास जो भी सेंटेंस दिया है वो क्या दिया है, वो ये है कि यहां से शुरू हो रहा है, स्टेट्स that have adopted integrated urban water management policy have seen underground depletion rates fall by 22%। ठीक है, तो ये भी सीधा फैक्चुअल है, तो हमें यहीं से हमारा ये आंसर सही है। ठीक है, तो इसका भी क्या सही होगा, बी। ठीक है, तो इसका भी क्या सही है, रिड्यूस ग्राउंड वाटर डिप्लेशन बाय अप टू 22%। तो ये भी पैसेज में हमें डायरेक्टली मिलता है। ठीक है, तो इसलिए ये सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंडिया ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन रेट कंपेयर टू जो ग्लोबल एवरेज है वो क्या है? अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, 30% लोअर है, 51% हायर है, या फिर एक्सट्रैक्टिंग 91 वर्सेस द ग्लोबल एवरेज इज ऑफ 60%, या फिर ट्वाइस द ग्लोबल एवरेज है। तो ये भी चीज डायरेक्टली पैसेज से पूछा है, तो हम फिर पैसेज पे जाएंगे, हम फिर स्कैन करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि इंडिया का हमें ग्लोबल एवरेज से कंपेयर करना है, तो फिर से हम वही चीज करेंगे, स्कैन करेंगे। ठीक है, तो अब जब हम स्कैन करेंगे तो हमने ऐसे पहले देख लिया, ठीक है, फिर हम ऐसे देखेंगे। ठीक, अब यहां से जब हम ऐसे देखेंगे तो हमें यहाँ पे ग्लोबल एवरेज मिल जाएगा 60%। तो क्या कह रहा है, द रिपोर्ट हाईलाइट्स दैट इंडिया करेंटली कितना अप्रोक्सीमेटली एक्सट्रैक्ट करता है, 91% अपने अवेलेबल ग्राउंड वाटर का, और कंपेयर टू ग्लोबल एवरेज ऑफ 60%। तो ऑब्वियस है, अब हमें एग्जैक्टली यहाँ पे हमें ये क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, कि 30% लोअर नहीं, 51% हायर, मतलब कि 91 वर्सेस ग्लोबल एवरेज 60%। क्वेश्चन से ये लग रहा है कि हम 91 निकालते हैं, 60 है तो 30 होना चाहिए। ठीक है, या फिर यहाँ पे अगर 31 दे देता तो और ज्यादा पक्का हो जाता, यहीं पे लगा देते हैं। ठीक, जबकि ये गलत है, यहाँ पे कितना है, 51% हायर है, परसेंटेज यहाँ पे डायरेक्टली माइनस नहीं करना है। ठीक है, तो 51% हायर है, तो यहाँ पे क्या होगा, वही सी 51% हायर, इतना निकालना, क्योंकि पैसेज यहाँ ये भी चीज एग्जैक्टली बोल रहा है इस पैसेज में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये कंट्राडिक्स, ए जो है वो गलत है, बी भी जो है वो रिवर्स कर रहा है, और डी में क्या है, ओवर स्टेट्स द रेशियो 91/60 1.25 1.5%, नॉट 2%, कि 30% नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड रेप्लीकेबल एज यूज्ड इन द पैसेज मोस्ट नियरली मीन्स, रेप्लीकेबल जो वर्ड यूज किया गया है पैसेज में उसका मतलब क्या है? रेप्लीकेबल है, रिक्वायरिंग अर्जेंट रिपेयर, कैपेबल ऑफ बीइंग कॉपीड और रिप्रोड्यूस्ड इन अदर प्लेसेस, या फिर डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। क्या सही होगा? तो ये जो वर्ड है रेप्लीकेबल, सबसे पहले ढूंढो कि वो है कहाँ पे, तो फिर वही हमें क्या करना है कि हमने जो पहले जब ये अंडरलाइन किया था तो उसी टाइम पे हमें फिर से ऐसे लेकर के जाना है। ठीक है, तो पहले हमने ऐसे देखा, फिर हमने ऐसे देखा, अब यहाँ से रेप्लीकेबल कहाँ पे दिख रहा है, थर्ड लाइन में, तो डिस्काउंट ओवर ऑफरिंग अ रेप्लीकेबल मॉडल। तो देखो किस बात पे की गई है कि यहाँ पे जो रिपोर्ट है वो रिकमेंड करता है 3 pronged अप्रोच, ये वाली, offering a replicable model for the rest of the country. States that have adopted integrated urban water management policies have seen groundwater depletion rates fall up by 22%.
ठीक है। तो रेप्लिकेबल मॉडल का मतलब क्या हो गया कि एक रेप्लिकेबल मॉडल ऐसा मॉडल दे रहा है जिसको कि हम बाकी जगहों पे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉपी कर सकते हैं, तो उससे रिलेटेड अब हमारे आंसर्स में क्या क्या चीजें दी हुई है कि रेप्लिकेबल में हमें दिया हुआ है कि कैपेबल ऑफ बीइंग कॉपीड और रिप्रोड्यूस्ड इन अदर प्लेसेस, और डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी इन्वेंशन नहीं है, रिक्वायरिंग अर्जेंट रिपेयर नहीं है, रेप्लिकेबल नहीं है। ये हमारा ऑप्शन सही है कि रेप्लिकेबल मॉडल है, मतलब हम इसको दूसरी जगह भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हमें क्या मिलेगा कि इट इज कैपेबल ऑफ बीइंग कॉपीड और रिप्रोड्यूस्ड इन अदर प्लेसेस, क्योंकि जो सेंटेंस है वो क्या कह रहा है कि ऑफरिंग अ रेप्लिकेबल मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, कि बाकी जगहों पे ये कॉपी हो सकता है। ये वाला जो वर्ड यूज हुआ है ये एक तरीके से ट्रैप है। ठीक है, रेप्लिकेबल की तरह साउंड कर रहा है तो लोगों को लगेगा कि यही है। फिर एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड एज अ कॉज ऑफ वाटर लॉस इन इंडियन सिटीज। इसमें से कौन सा मेंशन नहीं है? तो जब हमने पढ़ा था तो हमें साफ साफ दिखा था कि लीकेज एक मेंशन है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन इनएफिशिएंसीज बोथ ए एंड सी आर मेंशन्ड एज कॉजेज, और इंडस्ट्रियल ओवर एक्सट्रैक्शन। ठीक है, तो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड एज अ कॉज ऑफ वाटर लीकेज इन इंडियन सिटीज, एज अ कॉज ऑफ वाटर लॉस। ठीक है, तब वाटर लॉस का कौन सा इसमें से चीज हमें नहीं बताया गया है? तो लीकेज के बारे में बात हुई है, डिस्ट्रीब्यूशन इनएफिशिएंसीज और इंडस्ट्रियल ओवर एक्सट्रैक्शन। तो अब तीनों एक बार फिर से पैसेज में जाओ और देखो ये तीनों वर्ड हैं कि नहीं, इंडस्ट्रियल, डिस्ट्रीब्यूशन और लीकेज। कि अर्बन वाटर डिमांड यहाँ पे बढ़ा है, इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन हो रहा है। तो रिपोर्ट में क्या क्या हाईलाइट हो रहा है कि करेंटली जो एक्सट्रैक्ट है वो इतना हो रहा है। ठीक है, इन सिटीज पर कैपिटा जो है वो इतना इतना बढ़ा है, और 200 लीटर से ज्यादा। और मीनवाइल वाटर लॉसेस जो है, अब यहाँ से वाटर लॉस की बात की गई है। ठीक है, तो ये भी हमने अंडरलाइन किया था स्टार्टिंग में ही, ड्यू टू लीकेज, डिस्ट्रीब्यूशन इनएफिशिएंसी। ठीक है, इससे 30-40% होता है, और ये दोनों के दोनों इसका मतलब मेंशन किए गए हैं। ये दोनों ऑप्शन में था, लीकेज और डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। तो लीकेज और डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी ये दोनों के दोनों वहां पे मेंशन है। इंडस्ट्रियल ओवर एक्सटेंशन वहां पे मेंशन नहीं है, लेकिन ऑप्शन पैसेज में ऊपर दिया था कि इंडस्ट्री से भी हो रहा है, लेकिन ये वर्ड एग्जैक्टली नहीं लिखा था। तो वही हमें फिर से ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, ये नहीं दिया तो ये हमारा आंसर है, इंडस्ट्रियल ओवर एक्सट्रैक्शन। ठीक, कि वो इंडस्ट्रियल ओवर एक्सट्रैक्शन, नॉर्मली हमें ये लगेगा कि इंडस्ट्रीज भी तो ओवर एक्सट्रैक्ट करती हैं तो ये भी तो ऑप्शन होना ही चाहिए। ठीक है, बट क्योंकि पैसेज में नहीं दिया, पैसेज का डिमांड अपना अलग है, तो उसके बेसिस पे हमारा ये सही आंसर होगा। तो क्लियर हुआ इतना? चलो नेक्स्ट देखते हैं। फिर आता है डिजिटल पेमेंट्स इन इंडिया। ठीक है, इसको स्किम करना है तुम्हें। नॉर्मली हमें ये एक आइडिया लग गया कि यूपीआई से रिलेटेड बात चल रही है, कहाँ कहाँ बहुत तेजी से ग्रोथ चल रहा है, कहाँ कहाँ स्लो ग्रोथ है। क्यों स्लो ग्रोथ है? क्योंकि फोन या फिर कुछ कुछ दिक्कतें हैं। तो ये एक आइडिया लग गया बेसिक। अब पूछ रहा है व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। तो यूपीआई इज द मोस्ट सक्सेसफुल पेमेंट प्लेटफॉर्म इन एशिया। ठीक है, एशिया कहीं बात ही नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद इंडिया का जो डिजिटल पेमेंट है हैव ग्रोन रैपिडली बट चैलेंज ऑफ फाइनेंशियल एक्सक्लूजन रिमेन। ठीक है, इसकी बात हुई है। टीयर 2 एंड टीयर 3 cities are deriving all the India's economic growth। ठीक है, अब इस पैसेज में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो कहीं पे भी टीयर 3 की बात नहीं हुई है, सॉरी टीयर 3 की बात हुई है, कहीं पे भी ये नहीं देखा गया है कि टीयर 2 एंड टीयर 3 cities have recorded fastest growth rate। किस चीज में? सच यहाँ पे इसके इकोनॉमिक ग्रोथ की बात नहीं हुई है। ठीक है, किस ग्रोथ की बात हुई है? जो यूपीआई पेमेंट्स हैं उनकी बात हुई है। ठीक है, और आरबीआई हैज इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू डिजिटल पेमेंट रेगुलेशंस। ठीक है, तो सबसे ज्यादा ये पैसेज किस बारे में है कि इंडिया का जो डिजिटल पेमेंट है वो रैपिडली ग्रो तो किया है, लेकिन फाइनेंशियल एक्सक्लूजन अभी भी है। ठीक है, यहाँ पे ये जो दिया है ना, ये देख के सही लगेगा कि टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज आर ड्राइविंग ऑल ऑफ इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ। इसका इस स्टेटमेंट का मतलब है कि टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज जो है वो इंडिया के सारे इकोनॉमिक ग्रोथ को यही आगे बढ़ा रहे हैं।
जबकि यहाँ पे पैसेज में ऐसा कुछ बोला है, यहाँ पे क्या बोला है, द ग्रोथ हैज बीन जियोग्राफिकली अनइवन व्हाइल मेट्रोपॉलिटन एरियाज एंड टियर 1 cities account for the majority of transaction values. Tier 2 and Tier 3 cities have recorded the fastest growth rate 62% year on year, suggesting a deepening penetration beyond urban elites. ठीक है, तो यहाँ पे क्या इकोनॉमिक ग्रोथ की बात के लिए बात की गई है या फिर सिर्फ यूपीआई पेमेंट्स की बात की गई है? यूपीआई की, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात नहीं की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इंडिया डिजिटल पेमेंट हैव ग्रोन रैपिडली बट चैलेंजेस ऑफ फाइनेंशियल एक्सक्लूजन रिमेन। ठीक है, ये है इस पैसेज का मतलब। ठीक, कि पहला मोस्ट सक्सेसफुल इन एशिया कभी भी बताया ही नहीं गया, और ये जो टीयर 2 और टीयर 3 का रोल है ये सिर्फ पेमेंट्स के लिए था, पूरे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए नहीं था, इसलिए तुम्हें लगा कि सही है। ठीक है, और जो आरबीआई है उसने रिकमेंडेशंस दिए हैं, नए रेगुलेशंस नहीं बनाए। ठीक, तो ये चीजें ध्यान में रखनी है। फिर दूसरा है यूपीआई ट्रांजेक्शन 2023-24 कंपेयर टू 2022 यानी कि प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर से अब हमें सीधा क्या ढूंढना है, 2023-24 हमें ढूंढना है कि कहाँ पे है, तो यहाँ पे है। ठीक, अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि इंडिया द यूपीआई लॉन्च्ड बाय एनपीसीआई इन 2016 processed 117 billion transaction worth इतना इन फिजिकल ईयर इतना, एन इंक्रीज ऑफ 46% इन द वॉल्यूम कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। अब यहाँ पे डायरेक्टली ये दे दिया हुआ है 46%, तो हम सीधा यहाँ पे बिना दिमाग लगाए क्या सही होगा, 46%। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, इंक्रीज इन 46%। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ रहा है इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज। अब पैसेज से क्या इन्फर कर सकते हो, अब यहाँ पे तुम्हें अपना जजमेंट यूज करना है कि ऑफलाइन पेमेंट सॉल्यूशंस करेंटली एग्जिस्ट एंड आर वाइडली यूज्ड इन रूरल इंडिया, कि अभी भी ऑफलाइन सिस्टम एग्जिस्ट करता है और रूरल इंडिया में बहुत ज्यादा यूज होता है, या फिर जो अफोर्डेबल स्मार्टफोन्स है उसके एक्सपेंशन की वजह से डिजिटल पेमेंट बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। ठीक, या फिर यूपीआई जो है वो बाकी सारे पेमेंट्स को सिस्टम से 5 साल के अंदर खत्म कर देगी, रिप्लेस। अब ये एक वर्ड क्या है, सबसे पहले बताता है कि ये एक्सट्रीम है, इसको देखते ही काट दो। ठीक है, कि सबको रिप्लेस नहीं करेगा। फिर ऑल टीयर 2 सिटीज नाउ हैव फुल इंटरनेट कवरेज। ठीक है, ये भी कहीं पे ऐसे बोला नहीं गया है कि टीयर 2 सिटीज का फुल इंटरनेट कवरेज है। ठीक है, तो फुल यहाँ पे भी आ गया कि फुल इंटरनेट कवरेज है, और ऑल टीयर 2 सिटीज, तो यहाँ पे भी एक्सट्रीम वर्ड है ऑल और फुल। ठीक है, तो ये भी हमारा नहीं है ऑप्शन। अब हमारा ऑप्शन क्या है, ए है या बी है? तो ऑफलाइन पेमेंट सोल्यूशन करेंटली एग्जिस्ट एंड आर वाइडली यूज्ड इन रूरल इंडिया, कि ऑफलाइन यूज होता है, ये भी लॉजिकल लग रहा है। ठीक है, और एक्सपेंशन ऑफ अफोर्डेबल स्मार्टफोन्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू डिजिटल पेमेंट एडॉप्शन, ये भी लॉजिकल लग रहा है कि क्योंकि सबके पास अफोर्डेबल स्मार्टफोन आए तो अब सब लोग डिजिटल पेमेंट यूज कर रहे हैं। तो हम फिर जाएंगे एक बार पैसेज में, और यहाँ पे ये देखेंगे कि अब ये स्टार्टिंग में ही दिया होगा कि इंडिया डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम हैज अंडरगॉन रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन ओवर द पास्ट डेकेड, और यूपीआई जो है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। ठीक है, बाय मार्च यूपीआई ने इतने यूजर्स रजिस्टर कर लिए हैं, मंथली ट्रांजेक्शन इतना हो गया है। द ग्रोथ जो है वो जियोग्राफिकल है, जियोग्राफिकली अनइवन है, कि जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है वहां पे सबसे ज्यादा है, और उसमें भी अलग अलग जगह पे है। अब यहाँ पे साफ साफ दिया है कि मोबाइल फोन प्रोलिफरेशन एंड द एक्सपेंशन ऑफ लो कॉस्ट स्मार्टफोन हैव बीन आइडेंटिफाइड एज प्राइमरी ड्राइवर्स ऑफ दिस ट्रेंड। ठीक है, कि सबसे मेन, सबसे ज्यादा यहाँ तक पहुंचाने का श्रेय किसको जाता है, तो स्मार्टफोन्स का। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे द एक्सपेंशन ऑफ अफोर्डेबल स्मार्टफोन एंड हैज कंट्रीब्यूटेड टू डिजिटल पेमेंट एडॉप्शन। फिर नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू द आरबीआई रिपोर्ट व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ इंडियाज एडल्ट पॉपुलेशन आर डिजिटली एक्सक्लूडेड, कितने एक्सक्लूडेड है, तो ये भी डायरेक्ट उससे है। ठीक है, तो इसके लिए भी सीधा दिमाग नहीं लगाना है, सीधा जाओ पैसेज पे और ढूंढो कि कितने लोग एक्सक्लूडेड है। लास्ट में जब हमने पढ़ा था कि लास्ट के आसपास में कि 90% ऑफ द एडल्ट पॉपुलेशन रिमेन्स डिजिटली एक्सक्लूडेड, सीधा यहाँ से उठाया और सीधा यहाँ पे आंसर में अपने डाल देंगे, कितने हैं 19%, तो हमारा इसका बी सही है।
ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस पे दिमाग नहीं लगाना है, ओवरथिंक नहीं करना है कि कुछ लॉजिक होगा, कुछ नहीं होगा। सीधे जाओ पैसेज पे और वहां से वो नंबर ढूंढो और आंसर ला दो। फिर है द फ्रेज लास्ट माइल यूजर्स आर यूज्ड इन द पैसेज रेफर्स टू। लास्ट माइल यूजर्स का मतलब क्या है यहाँ पे? ठीक है, अब इसके लिए लास्ट माइल यूजर्स हम पहले एक बार पढ़ेंगे कि वहां पे लास्ट माइल यूजर्स क्या था और उसके आसपास की चीजें क्या थी। ठीक है, तो अब इसमें हम वो वर्ड ढूंढेंगे सबसे पहले, लास्ट माइल यूजर, तो वो कहाँ है? सबसे लास्ट में है। ठीक, तो इसके जस्ट पीछे का सेंटेंस पढ़ेंगे। द रिपोर्ट रेकमेंड्स अ टारगेटेड फाइनेंशियल लिटरेसी कैंपेन, कि हम लोगों को लिटरेट करेंगे फाइनेंशियली। ठीक है, और आधार लिंक बैंकिंग सर्विसेज हम एक्सपेंड करेंगे और ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशंस लेकर के आएंगे, ऑफलाइन भी, क्योंकि हर जगह इंटरनेट नहीं है। ठीक है, ताकि जो लास्ट माइल यूजर्स हैं, जो पहाड़ों पे हैं, जो बहुत पीछे हैं, जो हर चीज में पीछे है, वो भी इसको यूज कर पाए। तब इसके बेसिस पे हम सीधे अपने ऑप्शन ढूंढ लेंगे। ठीक है, तो लास्ट माइल यूजर्स का मतलब क्या है? यूजर हु एडॉप्टेड डिजिटल पेमेंट लास्ट इन द फाइनल फेज ऑफ द यूपीआई रोल आउट, कि सबसे आखिरी में कौन यूपीआई एक्सेप्ट कर रहा है, ये इसका मतलब नहीं है। ठीक है, इंडिविजुअल्स इन रिमोट और अनरिजर्व्ड एरियाज विद द लिमिटेड एक्सेस टू डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज, ये हो सकता है। रूरल यूजर्स हु एक्सक्लूसिवली यूज ऑफलाइन पेमेंट मेथड्स। ठीक है, एक्सक्लूसिवली वे वर्ड जो है वो बताया था कि ये क्या है? गलत है। ठीक है, क्योंकि रूरल एरियाज में भी यूज होता है, एक्सक्लूसिव ही उस वर्ड को एकदम क्या कर दे रहा है? एक्सट्रीम बना दे रहा है, तो वो भी नहीं हो सकता। द फाइनल 1% ऑफ द ट्रांजेक्शन प्रोसेस्ड एट द एंड ऑफ ईच मंथ, ये भी नहीं बात की जा रही है। यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि यहाँ पे फाइनल फेज में भी नहीं, यहाँ पे जो ऐसे लोग जो कि बहुत रिमोट या फिर अंडर सर्व्ड एरिया में रहते हैं, अंडर सर्व्ड जहाँ पे कुछ नहीं है, जहाँ पे इंटरनेट भी नहीं है, वहां तक के लोगों को हम ये सर्विसेज पहुंचाएं, उनको डिजिटली हम इंक्लूड करें, फाइनेंशियल उनको हम लिटरेट करें, तो ये हमारा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो इंडिविजुअल्स इन रिमोट और अंडर सर्व्ड एरियाज विद लिमिटेड एक्सेस टू डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज, उनको भी हम इसमें इंक्लूड करें। फिर ये एक पैसेज है, इसको भी 1 मिनट में करो स्किम। अब इसको स्किम कर लिए, अब इसको पढ़ के हमें क्या लगा? एक आइडिया मिल रहा है, पोल्यूशन के बारे में है, जिसमें एक सिटीज की बात की गई है, स्टेट्स की बात की गई है, यूपी वगैरह का PM 2.5 और 5 का बात किया गया है, कि कैसे जो व्हीकल्स वगैरह हैं उनमें भी कैसे कैसे चेंजेस लाने हैं, कितने डेथ्स हो रहे हैं, ये सब चीजें इसमें बताई गई हैं। ठीक है, तो एक आइडिया हमें मिल गया। अब इसके बेसिस पे देखेंगे क्वेश्चंस। द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज वुड बी, इसका सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल क्या है? व्हीकल इमिशंस द बिगेस्ट किलर ऑफ इंडिया। तो क्या ये पूरे पैसेज में सिर्फ व्हीकल की बात की गई है? व्हीकल इसका मेन मुद्दा है? नहीं, व्हीकल वाज पार्ट ऑफ एन एयर पोल्यूशन ओनली। ठीक है, एयर पोल्यूशन लीथल इंपैक्ट ऑन इंडिया, स्केल ज्योग्राफी एंड सॉल्यूशंस, ये हो सकता है कि एयर पोल्यूशन का लीथल इम्पैक्ट क्या है, कि लोगों की मौत कैसे हो रही है, तो ये हो सकता है। फिर द लैंसेट स्टडी ऑन ग्लोबल हेल्थ ट्रेंड्स, क्या ये ग्लोबल हेल्थ पे बात की गई है या इंडिया में पर्टिकुलर बात की गई है? ठीक है, तो पर्टिकुलर इंडिया की बात की गई है, तो ग्लोबल की बात नहीं की गई। और PM 2.5 पार्टिकल्स एंड लंग डिजीजेस, क्या इसमें PM 2.5 इसका मेन मुद्दा था? नहीं था, इसका मेन मुद्दा था एयर पोल्यूशन का लीथल इम्पैक्ट इंडिया पे, उसका स्केल, उसका ज्योग्राफी और उसका सॉल्यूशन, क्योंकि स्केल किस हद तक हो रहा है, ज्योग्राफी किस किस एरियाज में कितना कितना हुआ है, और सॉल्यूशंस, तो हमारा ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एयर पोल्यूशन लीथल इंपैक्ट ऑन इंडिया, स्केल ज्योग्राफी एंड सॉल्यूशन। फिर आता है नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द पैसेज हाउस होल्ड एयर पोल्यूशन कंट्रीब्यूटेड हाउ मेनी डेथ्स। तो अब ये डायरेक्टली पैसेज से है। ठीक है, तो इसके लिए सीधा का सीधा हम जाएंगे यहाँ पे और देखेंगे कि हाउस होल्ड पोल्यूशन कहाँ पे है। ठीक है, तो अब यहाँ से हाउस होल्ड पोल्यूशन में क्या कह रहा है? द स्टडी यूज्ड ग्लोबल डिजीजेस। ठीक है, आउटडोर एयर पोल्यूशन की बात की गई है। फिर यहाँ पे बोला है कि एयर पोल्यूशन primarily from vehicle emission, industrial discharge and crop residue burning was identified as dominant contributor, जिससे इतने डेथ हुए। इसका मतलब कि ये ऑप्शन जो यहाँ पे दिया था ये तो नहीं है। ठीक है, हाउस होल्ड एयर पोल्यूशन से, क्योंकि ये बाकी 3 से थे। अब हमें क्या दिया है? स्टडी में क्या और देखा गया कि जो इंडो गैंगेटिक प्लेन है वहां पे इतना था। हमें मेनली ढूंढना है क्या? तो हाउस,
ठीक है, अब देखो हाउस होल्ड के लिए कहाँ दिया हुआ है, तो हाउस होल्ड एयर पोल्यूशन फ्रॉम सॉलिड फ्यूल कंबशन कंट्रीब्यूटेड द रिमेनिंग इतना डेथ्स, यानी कि 4,30,000 डेथ्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन में देखो 4,30,000 दिया है, ये दिया है, तो ये हमारा सही करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो ये 4,30,000। फिर नेक्स्ट आता है कि PM2.5 particles are described as particularly harmful because, क्यों? तो अब इसके लिए हम फिर से जाएंगे PM2.5 पे। ठीक है, यहाँ पे PM2.5 की बात की गई है कि recorded the highest pollution weightage exposure to PM2.5 particles considered most harmful because। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या था, ये जो क्वेश्चन था ये कॉज एंड इफेक्ट क्वेश्चन था। ठीक है, ये कॉज एंड इफेक्ट है कि PM2.5 पार्टिकल्स जो हैं वो हार्मफुल हैं, क्यों? तो ये सिंपल है, कॉज एंड इफेक्ट। तो कॉज एंड इफेक्ट जब हम इसको स्किम करेंगे तभी हम ये बिकॉज वर्ड को अंडरलाइन कर लेंगे। तो बिकॉज देयर स्मॉल डायमीटर, बहुत छोटे होते हैं, अलाउज देम टू पेनिट्रेट डीप इनटू द लंग्स एंड ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, तो अब यही ऑप्शन हमें दिया होगा। ठीक है, दे आर प्रोड्यूस्ड एक्सक्लूसिवली बाय क्रॉप रेसिड्यू, नहीं, एक्सक्लूसिवली वर्ड यूज हो गया तो ये एक्सट्रीम हो गया। दे एक्सीड WHO लिमिट्स ओनली इन विंटर मंथ्स, ये भी गलत हो गया क्योंकि ओनली वर्ड आ गया। ठीक है, देयर स्मॉल साइज अलाउज देम टू पेनिट्रेट द लंग्स एंड एंटर द ब्लड स्ट्रीम, ये डायरेक्टली पैसेज में लिखा हुआ है। ठीक है, दे कॉज इमीडिएट रेस्पिरेटरी फेलियर इन ऑल एक्सपोज्ड इंडिविजुअल्स, ये भी नहीं दिया था, तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। फिर द पैसेज आइडेंटिफाइज विच एज द क्रिटिकल डेटा गैप। ठीक है, कहाँ पे डेटा गैप है, तो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन मेजरमेंट, व्हीकल इमिशन टेस्टिंग, रियल टाइम एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग इन रूरल डिस्ट्रिक्ट्स और PM2.5 रिसर्च इन अर्बन एरियाज। तो अब हमें देखना है, क्या देखना है, तो क्रिटिकल डेटा गैप कहाँ पे है। तो अब हमें देखना है कि इसमें कहाँ पे बात की गई है क्रिटिकल डेटा गैप की। तो देखो सिंपल, पहले ऐसे जाओ फिर ऐसे जाओ, तो ऐसे जाओगे तो दिखेगा इसमें कहीं ना कहीं द ऑथर्स रिकमेंड फेस्ड क्रिटिकल डेटा गैप। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे लास्ट में जाएंगे तो क्रिटिकल डेटा गैप है। तो क्या है क्रिटिकल डेटा गैप, तो द लेटर, लेटर का मतलब बाद वाला, कहाँ पे है बाद वाला, तो यहाँ पे पढ़ो, द ऑथर्स रिकमेंड मल्टी सेक्टोरल रिस्पॉन्स, स्ट्रिक्टर एमिशन नॉर्म्स फॉर व्हीकल्स, phased replacement of solid fuels with clean cooking alternatives, industrial pollution control standards, and real-time air quality monitor in rural districts। ठीक है, सारे 4-5 दिए, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, लेटर वाला है, यानी कि बाद वाला जो है वो क्या है, वो क्रिटिकल डेटा गैप है। तो इसका मतलब यही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, कि रियल टाइम एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग इन रूरल डिस्ट्रिक्ट्स, तो ये जो हमारा है ये सी हमारा सही ऑप्शन होगा, रियल टाइम एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग इन रूरल डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट पूछ रहा है कि PM2.5 लेवल्स इन द इंडो गैंगेटिक प्लेन कंपेयर टू WHO लिमिट्स। अब हमें कंपेयर करके बताना है इंडो गैंगेटिक प्लेन में कितना है और WHO का लिमिट कितना है। ठीक है, तो अब इसके लिए इंडो गैंगेटिक यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे ये है रिकॉर्डेड द हाईएस्ट पॉल्यूशन वेटेज PM2.5 considered most harmful because of इतना, allows them to enter इतना, district recorded इतना 3 to 4 times higher than WHO recommendation। ठीक है, तो 3 to 4 times higher। ठीक है, तो यहाँ पे 3 to 4 times higher than WHO, ये डायरेक्टली है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको देखो स्किम करो 1 मिनट में। तब देखो स्किम किए तो क्या आइडिया लगा कि इसरो के बारे में है, चंद्रयान मिशन के बारे में है, कि कम बजट होते हुए भी चंद्रयान पे चला गया और इसके साथ बाकी सबने भी पार्टनरशिप किया है, बहुत कम पैसे में भी अभी तक बहुत सारे मिशन कर चुका है और 4th कंट्री बना है। तो इसके बेसिस पे हमें आंसर देना है। तो विच कंट्री वाज द फर्स्ट टू अचीव द सॉफ्ट लूनर लैंडिंग, कौन सी कंट्री सबसे पहली थी, तो यहाँ पे साफ साफ यहीं पे बताया हुआ है
कि फोर्थ कंट्री इन द हिस्ट्री टू अचीव सॉफ्ट लूनर लैंडिंग आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट्स, सोवियत यूनियन एंड चाइना। कि आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट्स, सोवियत यूनियन एंड चाइना, यहाँ पे ये नहीं बताया है कि फर्स्ट कौन था। ठीक है, हमें पता है कि फर्स्ट कौन था, हमें जनरल नॉलेज से पता है, बट इसने ये नहीं बताया कि फर्स्ट ये था कि ये था कि ये था। तो पैसेज ने नहीं बताया मतलब हम नहीं पता हमें, हम क्या बोलेंगे कि कैन नॉट बी डिटर्मिन फ्रॉम द पैसेज। ठीक है, कि पैसेज से ये पता नहीं किया जा सकता। फिर नेक्स्ट आता है द प्रज्ञान रोवर डिटेक्टेड विच एलिमेंट ऑन द लूनर सरफेस। जो प्रज्ञान रोवर ऊपर गया था तो उसने लूनर सरफेस पे कौन सा एलिमेंट वहां पे पहचाना। ठीक है, तो डिप्लॉयड फ्रॉम विक्रम ट्रांसपोर्ट अप्रोक्सीमेटली इतना एंड डिटेक्टेड द प्रेजेंस ऑफ सल्फर, आयरन, ऑक्सीजन, कैल्शियम एंड अदर एलिमेंट्स। ठीक है, सल्फर और बाकी तीन में से कोई था नहीं, तो हम यहाँ पे सल्फर को लगा देंगे। ठीक है, तो सल्फर। फिर नेक्स्ट आता है कि इसरो's कॉस्ट एफिशिएंसी इज एट्रीब्यूटेड टू, उसका जो कम कॉस्ट में इतना अच्छा कर रहा है वो क्यों है। तो गवर्नमेंट सब्सिडी या फॉरेन इन्वेस्टमेंट की वजह से, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी और स्किल लो कॉस्ट वर्कफोर्स, या फिर लिमिटिंग इट्स लॉन्चेस टू स्मॉल सैटेलाइट्स ओनली। अब देखो ओनली वर्ड आ गया ना, ये खत्म हो गया। ठीक है, पार्टनरशिप्स विद नासा एंड ईएसए। तो अब बाकी तीन को हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि इसका जो लो कॉस्ट इफिशियंसी है वो क्यों है। तो यहाँ पे yet the organization completely इतना, और the organization cost efficiency model leveraging indigenous technology development and highly skilled but relatively low cost workforce। ठीक है, तो फिर यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि इंडिजिनस टेक्नोलॉजी एंड स्किल लो कॉस्ट वर्कफोर्स, तो ये हमारा सही आंसर हुआ। फिर नेक्स्ट क्या पूछ रहा है कि आदित्य L1's पर्पस एज डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज इज, कि आदित्य L1 का पर्पस क्या था। तो फिर से वापस से पैसेज में जाओ, कि अब देखो आदित्य L1 कहाँ पे दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले ढूंढेंगे कि आदित्य L1 कहाँ पे मेंशन है। तो आदित्य L1, ठीक, अब इसके आसपास का पढ़ो क्या कह रहा है कि लुकिंग अहेड इसरो इज डेवलपिंग द गंगायान ह्यूमन स्पेसिफिकली प्रोग्राम targeted for its crewing mission in 2025, and Aditya L1, India's first dedicated solar observatory, was successfully launched in September इतना and reached its designated Lagrange point orbit in January 2024। तो सोलर ऑब्जर्वेटरी, ठीक है, ये इसका काम था। तो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम, ल्यूनर साउथ पोल, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इंडिया फर्स्ट डेडिकेटेड सोलर ऑब्जर्वेटरी। तो ये हमारा सही ऑप्शन हुआ। ठीक है, फिर नेक्स्ट है द टोन ऑफ द पैसेज कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज, इस पैसेज का टोन क्या है। तो अब ये पैसेज में नहीं दिया, ये हमें ढूंढना है। तो क्रिटिकल ऑफ इसरो बजट एलोकेशन, कि क्या बजट जितना इसको मिल रहा है उसके बारे में क्रिटिकल कुछ थॉट लिखा गया है, या फिर इंफॉर्मेटिव और फैक्चुअल है विद अ टोन ऑफ मेजर्ड एप्रिसिएशन, कि इंफॉर्मेशन बता रहा है इसरो का और फैक्चुअल बता रहा है और थोड़ा सा एप्रिसिएट भी किया है, या फिर कॉशनरी है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन में बहुत सारे रिस्क हैं उसके बारे में बताया हुआ है। ठीक, या फिर हाईली इमोशनल एंड पेट्रियोटिक है, देशभक्ति है। तो देखो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, कि स्पेस एक्सप्लोरेशन का रिस्क भी नहीं बताया है, ये भी नहीं बताया है। अब क्या इसरो के बजट कम या बहुत ज्यादा है, ऐसी कोई बात की है इसने? नहीं, बजट एलोकेशन से रिलेटेड बात नहीं किया उसने। क्या बोला है, उसने इसरो के से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन दिए हैं और एप्रिसिएट भी किया है कि कम पैसे होते हुए भी उसने अच्छा कर लिया। तो ये हमारा इंफॉर्मेटिव एंड फैक्चुअल विद द टोन ऑफ मेजर्ड एप्रिसिएशन। ठीक है, तो ये चैप्टर खत्म हो गया।